बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों का कोर्स है CS217 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा लास्ट टाइम बैच 17 तक जो ये कोर्स ऑफ़र होता रहा है तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से ऑफ़र होता रहा है, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की जगह पे ITC होता था, जो कुछ लोग हैं भी आपके साथ यहाँ पे। लास्ट टाइम बैच 17 को मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र की थी इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन का जो सब्जेक्ट था वो मैंने ऑफ़र किया था। तो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आप लोगों को भी बताया था, जिनके ऊपर हुआ है तजुर्बा उनको तो पता है कि फ्यूचर में जिन सब्जेक्ट्स में कुछ लोगों को मसाइल वगैरह पेश आते थे तो उनको देख करके इसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग पीसेस क्या हैं, तो उसकी वजह से ये वाला कोर्स मैंने लिया था। तो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑन बैच 17। आप लोगों के ऊपर, जो बैच 18 के लोग हैं, आप लोगों के ऊपर वो तजुर्बा नहीं था, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू व्हाट द आउटकम्स वर। ठीक है, तो फॉर यू दैट वाज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। इस दफ़ा ये जो कोर्स है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे। फास्ट में मैंने पहले ये चीज़ नहीं पढ़ाई हुई, कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फास्ट में मैं फ़र्स्ट टाइम ये सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ले रहा हूँ। तो नाउ दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो अब आप लोग जो है वो थोड़ा सा, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बहरहाल आप लोगों में तजुर्बा किया जा रहा है। जी जी, थैंक यू। असल में ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मुंह के ऊपर फिल्टर लगा के बात करूँगा थोड़ा सा जितना लगता है। तो अगर पीछे से कोई इस तरह हेल्प आउट कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आपकी आवाज़ शायद रिकॉर्ड नहीं होगी। एनीवे, तो रिकॉर्डिंग का पहले ये बता दूं, रिकॉर्डिंग का आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, तो रिकॉर्डिंग के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। आई एम नॉट श्योर, वो मुझे देखना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो जब हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद फैसला करके फिर बताऊँगा आप लोगों को। तो उसका आप लोग रिकॉर्डिंग का इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। कोर्स की जो डिटेल्स हैं उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर भी बात करेंगे और आपकी जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। आपकी लैब के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आज कंटेंट भी देखेंगे। एक बात प्लीज़ ज़रा जहन में रखें, वो मसला यही है कि ये बात जब भी करने का टाइम मिलता है तो उस वक्त वो लोग होते नहीं हैं जिनको ये बात कहने की है। तो टाइम पर अगर आएंगे तो ठीक होगा, अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे, क्योंकि शुरू में वजह बताई जाती है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों रह जाता है, तो फिर बाद में समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह कोशिश करें कि टाइम पे आया करें। तो आप लोग तो चूँकि ऑलरेडी टाइम पे आए हुए हैं तो आप लोगों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो आप लोगों के साथ के लोग हैं जो कि नहीं आए हुए अभी तक, तो कोशिश करें कि उनको भी फिर ये बात बताएँ। एनीवे, हमारा ये जो कंटेंट है, ये कोर्स है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये लफ्ज़ अभी फ़िलहाल आपको ना समझ आएगा ना समझ आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है। प्रोग्रामिंग से इतना साबित हो रहा है कि एटलीस्ट प्रोग्रामिंग का ये कोर्स है। इसके अंदर जो हमारे पास ब्रेक डाउन हम इस दफ़ा रखेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10% फॉर असाइनमेंट्स, 10% फॉर क्विजेज, 20% आपके प्रोजेक्ट का है। मिड्स आपके इस दफ़ा 2 होंगे, मिड टर्म 1 और मिड टर्म 2, सेशनल 1 और सेशनल 2। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा फ़र्क था बैच, सब लोगों का फ़र्क ही रहा है। मिड्स आए थे, वो एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया था, हम जिम्मेदार उसके नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उसके बहुत डिज़ास्टर्स किस्म के इफेक्ट्स थे जो कि आप लोगों को पता होगा, तो इस दफ़ा वापस कर दिया फिर। तो इस दफ़ा आप लोगों का एक सेशनल होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी इन दी 5th वीक आई थिंक। तो सेशनल आपका 5th वीक में आता है, बहुत थोड़ा टाइम होता है, 4 वीक्स होते हैं, 1 वीक तो गुजर गया। ठीक है जी, पता भी नहीं चलेगा कि 1 वीक के साथ हुआ क्या है। तो आपके पास हार्डली 3.5 वीक्स के बाद आप लोगों का सेशनल आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्लैक पे भी ये मैसेज किया था कि शुरू से जागे रहेंगे, अभी तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, और चूँकि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप लोग पहले से खैर खैरियत से कम यहाँ तक आ गए। ठीक है जी, तो इस वजह से शुरू से अगर काम करेंगे तो ये चीज़ चलेगी, अगर शुरू में लाइट लेंगे इसको तो मसला हल नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा, एटलीस्ट अपने कुलीग से आप लोगों को पता चलेगा, क्लासमेट्स वगैरह से, कि ऐसा भी हुआ है कि जब हमने सारी कर्व वगैरह लगा दी, जितने हमने डाले वगैरह डालने थे मार्क्स के, सब कुछ डालने के बाद कुछ लोग इस तरह थे जो कि 49 पे आगे रुक गए, तो फिर हमने वहाँ पर उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो लोग 1 नंबर से रहे हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना मैं 1 नंबर से रह गया, मुझे सर ने 1 नंबर से फेल कर दिया, वो इस तरह होता है कि वो बहुत सारे नंबर हमने जब डाल दिए तो आखिर में वो आगे 49 पे, और फिर वो आगे फेल हो गया, तो उस वक्त फिर हम भी छोड़ देते हैं। तो अगर कोई क्विज़ होता है, कोई असाइनमेंट होती है और उसकी वेटेज वहाँ पे 1 लगी हुई है, ठीक है, और आप कहेंगे कि जी ये चलो एक 1 वेटेज है, खैर अभी तो मैंने खाना नहीं खाया, मैं जाके नाश्ता करके आता हूँ, कोई बात नहीं, तो वो कोई बात फिर आखिर में आपको कम अज़ कम आपके 4 महीने का फिर नुकसान उस वक्त आ जाता है, क्योंकि ये एक एक नंबर ही मिल के होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फाइनल की वेटेज जो है दैट इज़ जस्ट 40%।
आपके जब फाइनल के लिए आप जाएंगे, फाइनल के दिन आएंगे, उस वक्त तक 60 नंबर तो आपके जा चुके हैं, ठीक है जी। तो अगर 60 नंबर में आपने कोई 20 या 15 ले लिए हैं तो उसके बाद फाइनल में पास होने के चांसेस नियर टू ज़ीरो हैं, ठीक है जी। इस वजह से पहले दिन से कोशिश करें, जो क्लासेस हैं उनको बिल्कुल नहीं मिस करें। क्विज़ कोई आता है, मैं भी बताता हूँ क्विज़ की तफसील बताता हूँ आपको। क्विज़ कोई आए, आप लोगों की कोई असाइनमेंट आती है, लैब के टास्क हैं, साथ साथ चलाएंगे तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। ये मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सेमेस्टर सिस्टम में तरीक़ाकार ये है, दो चीज़ों पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है। एक ये है कि ज़रा जागे रहें, ठीक है। अगर आप जागे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती, ठीक है। किसी वक्त फ़ारग टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने अपने बैचलर्स में किस तरीके से एग्जाम दिए हैं, ठीक है। लंबी कहानी थोड़ी सी। दूसरा जो तरीका है वो ये है, नंबर 1 कि आप जागे रहें, और नंबर 2 अपना इंप्रेशन ठीक रखें। अगर आपने अपने ऊपर ये लेबल लगवा लिया कि मैं काम करने वाला बंदा नहीं हूँ, तो जो टीचर आएगा अगर उसके जहन में ये है कि आप काम करने वाले नहीं हैं तो आपके एग्ज़ाम के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है जी। वो टीचर भी इंसान है मोस्टली, तो खामखा उससे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ों का ज़रूर सेमेस्टर सिस्टम में ख्याल रखें। जनरल बात है, हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये तो हर कोर्स के लिए था। हमारे जो स्पेसिफिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो अगेन फिलहाल आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चीज़ है, बट दैट इज़ वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है, जिसकी वजह से हमने ये लैंग्वेज पे की है, वो ये है कि C++ लैंग्वेज खुद सीखना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1 C++ को सीखना, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखना और उसकी वजह देखना और उसका तरीका देखना कि किस तरीके से होगा, ठीक है। C++ के पीछे मैंने बहुत बातें की पिछले सेमेस्टर में, ठीक है, तो उनको थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दें। इट इज़ अ गुड लैंग्वेज, अगर बयान तब्दील कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड लैंग्वेज। पाइथन थी प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए पाइथन वाज अ वेरी गुड लैंग्वेज, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट इस किस्म के हैं जो कि सिर्फ C++ में सीखे जा सकते हैं। अगर वो आप यहाँ पे सीख लेंगे तो आगे कल को जाके आप बहुत सारी लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो कॉन्सेप्ट सीखना एक मकसद है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखना कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे घुमा फिरा के यही बात लिखी हुई है, ठीक है जी। आप लोगों की जो कोर्स की बुक्स रिकमेंडेड हैं, द फर्स्ट वन इज़ बाय हर्बर्ट शेड, दिस इज़ C++ द कंप्लीट रेफरेंस, लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़े आराम से मिल जाती हैं, ठीक है। वो पायरेटेड भी मिल जाती हैं और इंडियन एडिशन भी मिल जाते हैं, हर किस्म की मिल जाती है, ठीक है। इट्स अवेलेबल। मेरा अपना बड़ा फेवरेट रही है कंप्लीट रेफरेंस की सीरीज़, इस वजह से आमतौर पे मैं रिकमेंड किया करता हूँ। हो सकता है आपको पसंद ना आए, यू कैन यूज़ एनी। तो दिस इज़ अ गुड बुक इन 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 माई ओपिनियन। आप लोग अगर किसी और बुक को फॉलो करना चाहें, इट्स फाइन, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मैं बताता हूँ, ये पहली वाली हर्बर्ट शेड की C++ द कंप्लीट रेफरेंस, कोर्स बुक्स की मैं उसमें चल रहा हूँ अभी। दूसरी जो है, दिस इज बाय ब्रूस हैकल, थिंकिंग इन C++, ये इसका वॉल्यूम नंबर 1 है। दिस इज योर काइंड ऑफ लाइक कोर्स बुक, इट्स हाईली रिकमेंडेड, मैंने खुद भी देखी है। इट हैज़ अ वेरी नाइस राइटअप, इंटरेस्टिंग किस्म का इसके अंदर राइटअप है, तो इसको अगर आप फॉलो करें तो आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ना कुछ किताब के साथ देखने से फ़ायदा होता है। पहले सेमेस्टर में मैंने आपको एक बुक का कहा था कि इस बुक को कवर टू कवर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कवर टू कवर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो पोर्शन इसके अंदर रेलेवेंट आता जाता है उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। कुछ रीडिंग असाइनमेंट्स मैं भी दूंगा, लेकिन आप लोग खुद भी इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ देखते जाएंगे तो ज़रा आसानी रहेगी, ठीक है जी। रेफरेंस मटेरियल में अगर आप देखें तो ये पहली जो दो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये वही हैं जो कि मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर दी थी। और कहता है मैं नहीं पता सुबह हमने नाश्ते में क्या खाया था, वो हमें क्या याद है कि वहाँ क्या लिखा था। तो ये वो दो बुक्स हैं जो कि मैंने वहाँ पर भी लिखी थी। तो ये दो बुक्स जो है, दीज आर काइंड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये तो हर जगह पे जिधर भी होता है मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ये जो तीसरी बुक है, दिस इज़ दी थिंकिंग इन C++ वॉल्यूम 2, ऊपर वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको एज अ रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं। अगेन रीडिंग असाइनमेंट जो स्पेसिफिक मैं दूंगा वो ज़रूरी होंगी, उसके अलावा जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसके अंदर। अटेंडेंस एज यू नो इज़ 80% मिनिमम, आपको उसको मेनटेन रखना है, बाकी कहानी आपको पता है। क्विजेज विल बी क्लोज बुक, शायद मोस्ट क्विजेज विल बी अनाउंस्ड अ डे और 2 इन एडवांस ना, मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, जिस वक्त क्विज हो गया, ठीक है जी। क्लोज बुक का मतलब ये होता है कि आपको अपने नोट्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी, आमतौर पर इस काम नहीं करते हैं, करो जो करते हो। तो ये वैसे यहाँ पे लिखना होता है ना थोड़ी बातें, सफ़ा भी काला करना। एनीवे, तो क्विजेज का जो थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ है जो कि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, उसका तरीकाकार ये जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने करने की कोशिश की थी, जब हम कर रहे थे तब लोगों ने कहा कि ये क्या मुसीबत है, और जब हो गया तो फिर जब हमने ख़त्म कर दिया उसको तो फिर लोगों ने कहा कि कर क्यों नहीं रहे। तो टीए सेशन के अंदर हम क्विजेज रखेंगे, ठीक है जी।
उसका तरीकाकार ये होगा कि आपके टीए जो हैं वो ही इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर टीए इन आर कैंपस। तो जब भी वो टीए की रिकमेंडेशंस देनी होती हैं तो सारे उसी का नाम लिख देते हैं, तो फिर और लोगों को करना पड़ता है। तो फैसल इज़ द टीए, बैच 15 का है, इज़ ए सीनियर। थोड़ा मेरी तरह ज़रा मुँह उसका तेज़ चलता है, तो थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, जैसे मुझे बर्दाश्त करते हैं उस तरह उसको भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। तो उससे आप काफ़ी सीख सकते हैं फिर, ठीक है जी। सवालात उससे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो टीए सेशन में 2 काम होंगे, नंबर 1 आपके जो मसाइल वगैरह हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं फैसल के साथ, और दूसरा ये है कि वहाँ पे क्विज़ होंगे। ऑलमोस्ट हर टीए सेशन के अंदर कोई ना कोई आपका क्विज़ होगा, ठीक है जी। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी क्विज़ जिस तरह के मैं देता हूँ होते, ठीक है। तो इतना ही अंदाजे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल तकरीबन सिर्फ कल, उससे पहले तो फैसल करता रहा है, कल तकरीबन एक आधा घंटा फैसल ने लगाया आपके क्विज़ के ऊपर, और उसके बाद एक 40 मिनट मैंने लगाए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह का क्विज़ आप लोगों को दिया जाएगा जी, एक क्विज़ पे बनाने पे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि सवाल देना आसान होता है, सवाल को आप लोगों के लेवल तक लाना ज़रा मुश्किल होता है थोड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल मुश्किल होगा, सवाल आसान होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्विज़ के ऊपर ये ख्वारी की जा रही है। जब ये ख्वारी की जा रही है, आप लोगों से जब वापस ख्वारी फीडबैक आएगी तो फिर हम ज़रा बेहतर तरीके से कोर्स को चला सकते हैं, ठीक है। हमने इतने ख्वारी करके आपको क्विज़ दिया, आपने खाली सफ़ा कर वापस कर दिया, तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसके साथ हम जो करेंगे तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर वो हमारा मार्क्स लगाने पर दिल भी नहीं करता ना, फिर आप एफर्ट करें, उसके अंदर कुछ बनाने की कोशिश करें, एटलीस्ट सिंटेक्स बराबर करें, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बराबर करें, उसके बाद फिर कहेंगे ये कोई आसान था मुश्किल था। आपने खाली दे दी, आपकी कोई बात आगे नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। मैं ज़रा फ्रैंकली आप लोगों को ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा शुरू से अपना जहन इस तरीके से बना के रखें। इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपको कह रहा हूँ ना इतना टाइम हमें लगा है, वो क्विज़ को आसान बनाने में लगा है। मुश्किल क्विज़ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। वो फैसल जाकर कहीं से डीएस का कोई चीज़ आपको पकड़ा देगा, आपको समझ ही नहीं पड़ेगी आई कहाँ से और गई कहाँ से, ठीक है। तो हम क्विज़ इंशाल्लाह आसान बनाएंगे, क्विज़ में जो पीसेज आपको चाहिए पहले बताए जाएंगे, उसके बाद ही वो क्विज़ में आएंगे। लेकिन अगर आप सो रहे हैं क्लास में तो जाहिर बात है वो पीसेज आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। टीए सेशंस आर नॉट ऑप्शनल। कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जो कि हम टीए सेशन में ही कवर करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का फारिग हूँ इस सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को, मैं शायद टीए सेशन में मैं भी आ जाऊँ साथ, पता नहीं हूँ टीए सेशन से क्या बन जाएगा, लेकिन बहरहाल टीए सेशंस ऑप्शनल नहीं है, इसको आप चलाएं। ये आपका इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये एक ही काम का कोर्स है, ठीक है। बाकी सारी आए गप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के साथ थोड़ी ख्वारी करेंगे। इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज़ जो कि लिखी हुई नहीं है वो है कि आप लोगों को जो नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स आने वाला है आप लोगों का, जो कि मशहूर कह लें या बदनाम कह लें, जो भी कह लें उसको, डाटा स्ट्रक्चर्स का जो कोर्स है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक ये है कि आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स के लिए तैयार किया जाए, ठीक है जी। तो डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स के अंदर जो चीज़ें जिस वजह से लोगों को मसाइल पेश आते हैं वो नहीं चल सकते वहाँ पे और फिर रह जाते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो फाउंडेशन कवर कर जाए यहाँ से, ठीक है, ताकि कल को जाके वो मसला आपको वहाँ पर भी ना आए, ठीक है। इस वजह से कोर्स को थोड़ा तवज्जो से लेंगे। कोर्स रिलेटिवली आसान है मेरे हिसाब से। ये जो सेकंड सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग का कोर्स है ये फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग के कोर्स से आसान है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपके लिए नई चीज़ होती है, प्लस ये है कि वहाँ पे मैं आप लोगों को अजीब अजीब सी कहानियाँ सुना रहा होता हूँ, पता नहीं चलता कि कहाँ से आई और हो क्या रहा है, क्यों ये बात हो रही है, ठीक है। वो बिग पिक्चर जो शुरू में कुछ कहानी थी, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बात बताई जाएगी, स्पेसिफिक सिंटेक्स होगा, एक स्पेसिफिक सी कोई लॉजिक होगी, वही आपने वहाँ पे कवर करनी है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस विद दैट। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि इसका उस बात के साथ ताल्लुक है और उसका उस बात के साथ ताल्लुक है। शुरू में कुछ बातें इस तरह की आएंगी कि वो सिंटेक्स होगा तो मैं कहूँगा ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन आगे जाके तकरीबन सारी की सारी चीज़ें सेल्फ कंटेंट किस्म के लेक्चर्स हैं और वो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? तो मुश्किल नहीं है, लेकिन तवज्जो से शुरू से बैठेंगे तो ये चीज़ सही चलेगी। प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का तरीकाकार पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ कि जो काम यहाँ पे हमने किया उसको खुद टाइप करके कोड करेंगे, उसको रन करेंगे, पहले एरर्स निकालेंगे, जब एरर्स सारे रिमूव हो जाएं फिर उसके साथ थोड़ी सी वेरिएशंस लेके आएंगे। अगर यहाँ पे हमने लिखा है कि x = 25 उसके ऊपर काम किया तो आप 20 के साथ भी काम करें, 0 के साथ भी काम करें, -5 के साथ भी काम करें, 1000 भी दें, 20 मिलियन भी दें, ठीक है। सिर्फ वो वैल्यू चेंज करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते, टाइम भी बहुत नहीं लगता। रन करके देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। समझ आ रही है जी बात की? ठीक है। आप लोगों के साथ साथ कोई सवालात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मेरा मुंह सूख जाएगा और फिर मैं नहीं बोल सकूँगा। तो अगर कोई बात हो तो साथ साथ करें, खैर है। वी आर नॉट श्योर एट द मोमेंट, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एवरी टीए सेशन इज गोइंग टू हैव वन क्विज, ठीक है। टीए सेशन शुरू के 1-2 वीक्स में तो नहीं है, लेकिन जब थर्ड से शुरू होगा तो मोस्ट लाइकली शायद हर वीक में हो, ठीक है। और क्विज का तरीकाकार ये कि 2 किस्म के क्विज होंगे, एक को हम क्विज कहेंगे और एक को हम प्रॉब्लम सेट कहेंगे या प्रॉब्लम या टास्क कहेंगे, इस तरह की कुछ चीज़ कहेंगे। तो क्विज जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन पेपर, और जो दूसरी किस्म की चीज़ है जिसको हम असाइनमेंट की कैटेगरी में डाल रहे हैं 10%,
तो वो होगा लैब में ही, ठीक है, वो हम लैब में करेंगे और आप लोगों को ये सिस्टम दिया जाएगा, काम दे दिया जाएगा, आप इधर करेंगे और हम उधर भी उसके फिर मार्क्स लगाएंगे, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ ए मिनी लैब एग्जाम टाइप की चीज़। जी जी जी, तो वो यहीं पे करके वो कर देंगे। तो जब असाइनमेंट्स इसके ऊपर चलेंगी तो खुश तो आप लोग बहुत होंगे, लेकिन बहरहाल हम खफा हैं उसके पीछे, ऑटो ग्रेडर इस दफ़ा नहीं होगा फिर, ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। तो क्विज़ की ये सिचुएशन होगी। सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है, अभी तक आप लोगों ने सेमेस्टर प्रोजेक्ट एटलीस्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में नहीं था और किसी उसमें भी नहीं था, और आप लोगों ने भी पहले कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट शायद नहीं किया हुआ, ठीक है। इस सेक्शन में दो किस्म के लोग बैठे हैं, सीपी वाले भी हैं और पीएफ वाले भी हैं, लेकिन इट्स एसेंशियली द सेम कोर्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ओवर हियर, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सूट्स ऑफ फास्ट, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स या होते नहीं हैं या ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है, फजूल से सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर लर्निंग जो है, अच्छे सीनियर्स अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अक्सर लर्निंग जो है वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के जरिए से होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस कोर्स से आप लोगों का सेमेस्टर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अगले तकरीबन हर सेमेस्टर में हर टेक्निकल कोर्स का सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है जी। इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसा कि नाम से जाहिर है, दिस इज ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट, यू हैव टू डू इट थ्रू आउट द सेमेस्टर। अगर ये आप आखिरी एक हफ्ते में करेंगे तो दैट विल बी अ वीकली प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट अ वीकली प्रोजेक्ट, दिस इज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट। इसकी तफसील मैं आपको अलग से बताता हूँ, एक अलग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट को सेमेस्टर पूरे में चलाना है, शुरू से काम करेंगे तब अच्छा सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनेगा, वरना सेमेस्टर प्रोजेक्ट खुद भी ख़राब होगा और ये आपके फाइनल्स भी ख़राब करेगा फिर, ठीक है जी। मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा जी, मार्क्स कॉन्टेस्ट डेडलाइन, प्लेगरिज्म पॉलिसी, आसान पॉलिसी, आपको पता है, कॉपी करेंगे 0 लगेगा। रीडिंग टास्क कुछ आप लोगों को दिए जाएंगे, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हाँ मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन की सिचुएशन ये है, या चलें वो थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। टॉपिक ब्रेकडाउन यहाँ पे है आप लोगों के पास, ये आउटलाइन मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर ज़रा सही हो जाए, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको डिस्कस करने की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अक्सर बातें इसमें से आपको समझ ही नहीं आएगी, टर्मिनोलॉजी आपको क्या पता है क्या बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ पहली शुरू की आपको बता देता हूँ वीक 1 की। वीक 1 में कोर्स ओरिएंटेशन है जो कि अभी चल रही है, जो तकरीर मैं कर रहा हूँ, और आज ही के लेक्चर में दीज आर 2 लेक्चर्स। तो पहला लेक्चर जो है आज ही के लेक्चर्स में हम डाटा टाइप्स भी देख लेंगे, कंपाइलेशन, सी इन सी आउट, फंक्शंस, प्रोटोटाइप्स। ये वो कंटेंट है जो कि लास्ट टाइम हम पीएफ के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, पीएफ में या आईटीसी के अंदर, ठीक है। आईटीसी वालों के साथ थोड़ा सा इशू होगा कि आप लोग चूंकि एटलीस्ट एक दफ़ा ये चीज़ देख चुके थे, तो अगर आप लोगों को इसके अंदर दिस इज गोइंग टू बी अ रिफ्रेशर, तो आप लोगों के लिए चीज़ थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमने छोड़ी थी। लेकिन दिस इज़ फेयरली सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आप देखें, इसमें कोई मसला हो तो वी कैन इवन टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दिस, अगर इसमें आप लोगों को भी मसला आता है तो, ठीक है। वरना वो वीडियोज़ भी हैं जो लास्ट टाइम की थी और अलग से भी पूछ सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये रिफ्रेशर इस वजह से है, और ये वो पोर्शन है जो कि हम लोगों ने वो नॉन ऑप्शनल जो क्लासेस थी, जो ऑप्शनल क्लासेस थी वो तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ जैसे हमने की नहीं इस तरह से, ठीक है, वो तो मैं शुरू से दोबारा करवाऊंगा, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ ये शुरू की 2-3-4 चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर का और कल के लेक्चर में फिर हमारे पास आ जाएगा डिसीजंस, इफ़ वगैरह जो हैं, और आपके पास आइट्रेशंस जो लूप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहले वीक का सिर्फ इतना कंटेंट है, इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर। उसके बाद एक लेक्चर और भी रिफ्रेशर का है, और हमारे 4th लेक्चर से इंशाल्लाह फिर हम नया टॉपिक जो है वो, जो इस कोर्स के जो नए टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक सही है जी। तरीकाकार जो हमारा होगा, सेमेस्टर प्रोजेक्ट पहले बता दूं आप लोगों को, राइट। सो सेमेस्टर प्रोजेक्ट किधर है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट की ये डिस्क्रिप्शन है। एसेंशियली व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ वर्किंग सॉफ्टवेयर। अभी इस टाइम पे आप लोगों को ये ख्याल जरूर आएगा कि भाई हम पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। हमने तो पीएफ में जो चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें तो हम कोई फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, और तो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। सेमेस्टर प्रोजेक्ट जब भी चलता है ऐसे ही चलता है कि आपको शुरू में कुछ पता नहीं होगा। मिसाल के तौर पर डाटाबेस का अगर सेमेस्टर चल रहा है, आपको कहेंगे डाटाबेस का प्रोजेक्ट बनाओ, आप कहेंगे भाई डाटाबेस होता क्या है, ठीक है। तो शुरू से आपने काम, कुछ पीसेस इस तरह के होते हैं जो कि आप शुरू से कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू से चलाएंगे, जो जो पीसेस आपको जरूरत पड़ती जाएगी हम साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है जी। ये प्लान इसका इस तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर जो आपको जज किया जाएगा, यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सीनियर से आप कुछ मशवरे ले सकते हैं, कुछ हिंट्स हम भी आपको दे सकते हैं। कुछ लोग गेम्स बनाते हैं इसके अंदर, कुछ लोग कोई इंटरफेस वगैरह बनाते हैं, कोई वेदर की ऐप हो गई, इस किस्म की कुछ चीज़ें होगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप खुद भी आइडियाज़ ला सकते हैं। आइडिया नहीं आए तो कुछ हमसे डिस्कस कर सकते हैं, टीए से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कर सकते हैं, सीनियर से कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपने डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इसको जो आपको जज किया जाएगा दैट विल बी ऑन प्रोजेक्ट नॉवेल्टी। नॉवेल्टी से मुराद ये है कि आप
अगर वैसे ही प्रोजेक्ट लिया है जैसे आज तक सब लोग करते आए हैं या आपके सारे बैचमेट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वेटेज थोड़ी कम होगी। अगर आपने कोई ज़रा सा डिफरेंट यूनिक सा काम किया तो उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसा कि हमेशा होता है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, अगेन यूल फिगर इट आउट थोड़े टाइम के बाद के प्रोग्राम स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। एसेंशियली आपका कोड कितना अच्छा है, ठीक है। अगर कोई काम छोटे कोड से होना था तो आप छोटे से ही करें, कोई बड़े कोड से होना था तो बड़े कोड से करें। इस किस्म की सारी तफसीलात आ जाएंगी आगे। कोड क्लैरिटी, स्टाइल है, कोड आपका कितना अच्छा है। यूज़र इंटरफेस है, कुछ ना कुछ आपने यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है जिसके जरिए से यूज़र आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। उसकी शक्ल मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है लेकिन उसके ऊपर होगा। और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड, यू कैन यूज़ अ लाइब्रेरी इफ़ यू वांट, ठीक है जी। लाइब्रेरी से कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी, कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करके करते हैं, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर यूजिंग इट। अगर आपने कहीं से इंटरनेट से एक लाइन ऑफ कोड उठाया, यहाँ डाल दिया और वहाँ पे लाइब्रेरी के जरिए से वो काम हो रहा है एंड यू आर नॉट श्योर कि लाइब्रेरी कैसे काम कर रही है और ये उसको कॉल जो भिजवा रहा है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है, तो फिर हालात ख़राब होंगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप अच्छे तरीके से बेशक लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो लाइब्रेरीज का मसला नहीं है। आमतौर पे ये आपस में भी और सीनियर्स का भी। कहने का मतलब ये है कि इफ़ इट्स अ प्रोजेक्ट दैट एवरीबडी डज तो फिर सारी बात है कि जब सब करते हैं तो वो तो आसान काम है इसलिए सब करते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा वेटेज लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इफ़ यू ट्राई टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ ज़रा डिफरेंट किस्म की कोई चीज़ लें, ठीक है। आमतौर पे इस लेवल पे गेम्स वगैरह बहुत थोड़ी बनाते हैं। अगर गेम बनाने की कोशिश कर लें या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं जो कि वेब से कोई डाटा लेके आ रही है उसके ऊपर कुछ कर रही है, ठीक है, तो ये पीसेज आप लोगों को मिल जाएंगे लेकिन कोई आइडिया पहले उसके ऊपर आपके पास होना चाहिए। सो यू कैन वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 पीपल, ठीक है। इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल, ठीक है। तीसरा जो है वो ट्रेडिशनली हमने देखा ये है कि तीसरा बंदा जब भी किसी ग्रुप में होता है तो फिर वो स्टफ नहीं होता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर श्योर कि आप लोग अगर 3 बंदों का ग्रुप बनाते हैं और तीनों लोग काम करेंगे देन फाइन, वरना मसला ये कि अगर कोई 3 बंदों का ग्रुप है और तीसरे बंदे ने काम नहीं किया ना तो फिर वो तीसरा जो है आखिर में ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड के अंदर फिर वो बंदा फंस जाएगा, ठीक है। तो ये फिर मसला पेश आएगा। तो इफ़ यू आर श्योर कि 3 बंदे होंगे तो 3 ही काम करेंगे तो देन फाइन, 4 तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है कि हम 2 बंदे हैं और इसको भी डाल लेते हैं साथ तो फिर उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर बाद में ख़राब हो जाएगा। आपका जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है तो 2 या 3 आई एम फाइन विद ईदर, ठीक है, लेकिन बस ये जहन में रखें कि जितने भी बंदे हों सारे के सारे काम करें। ऐसा ना हो कि 2 बंदों का ग्रुप हो और उसमें भी एक स्टेप नहीं हो, ठीक है। तो यूनिसाइकिल मत बनाए मेहरबानी करके। अच्छा जी, ग्रेडिंग क्राइटेरिया ये है, अब इसको आप देख लें। अगर आप आखिर तक रुकेंगे तो फिर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों ने पहला ये काम करना है कि एंड ऑफ वीक 2 आप लोगों ने मुझे देना है ग्रुप, ये हम बंदे हैं ग्रुप में, बस सिर्फ बताना है नाम बंदों के, ठीक है, दैट इज़ अ हाफ मार्क। अगर आपने ये जो एंड ऑफ वीक 2 है ना, ठीक है, तो वीक 2 बोथ भी अगर खींचेंगे ना तो सेकेंड वीक का संडे की रात को 12 बजे का टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने मुझे दिया तो ये आधा नंबर नहीं लगेगा, ठीक। 2 हफ्ते आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ ये बात फैसला करने के लिए। आप लोग हंस रहे हैं ना अभी, ये मैं देख चुका हूँ। अगले दिन आ जाएंगे, सर वो बिजली नहीं थी और ये हो गया, तो भाई 2 हफ्ते तक झक मार रहे थे, ठीक है। तो अभी हंस रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम इस दफ़ा भी मैं आपको फिर आखिर में बता दूंगा कि कितने लोगों ने किया, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस पे सारे लोग हंसे थे ना, मैंने गिना है 45 लोगों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी थी जी। 45 मैंने बाकायदा गिने, 88 में से 45 लोगों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, ठीक है। हाँ, तो इधर अभी मत हंसे, जब काम कर लें फिर उसके बाद हंसे। तो आधा नंबर ये है। उसके बाद आप लोगों ने डे ऑफ फर्स्ट सेशनल, विच मीन्स के जाहिर बात है सेशनल के अंदर बैठ के तो मुझे मेले नहीं करेंगे ना, तो सेशनल होने से पहले पहले आप लोगों ने, और डे ऑफ फर्स्ट सेशनल का मुराद होता है कि ये नहीं कि जब जिस दिन हमारा सेशनल है, जब सेशनल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिस मंडे को सेशनल स्टार्ट हो रहे हैं उस वक्त आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, हम फारिग कर रहे होंगे, हम जाके नंबर लगाएंगे आपके, ठीक है जी। तो उस वक्त तक आपने सिर्फ प्रपोजल देना है, 1 लाइन का टॉपिक, ये चीज़ मैं बनाऊंगा बस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 2 काम कर लेंगे तो 1 नंबर तो आपका ऐसे ही तैयार है मुफ्त में। सर लेकिन हम चीजें तो बड़ा थ्रू आउट द कोर्स सीख रहे होंगे ना, जी जी जी, आगे जाके कोई ऐसी चीज आ गई जो इससे हम जी जी। देखिए आप कल को जाके अगर आपने कह दिया ना कि जी मैं गेम बनाऊंगा, ठीक है, आपके जहन में था कि मैं कौन सी गेम चल रही है आजकल मशहूर, कौन सी, एक बंदा बोले कि समझ तो है, पैक, अच्छा चलिए पैकमैन। तो आपने कहा कि जी मैं 3D पैकमैन बनाऊंगा, कल को जाके आपको पता चला मैं नहीं बना सकता, तो यू कैन ब्रिंग इट टू 2D या 1D, ठीक है। तो यू कैन रिड्यूस द स्कोप लेटर, लेकिन कम से कम उस डोमेन में तो रहेंगे ना। सिर्फ जी नहीं, इस बात पे नहीं है वो, जब आप कहेंगे ना कोई, आप शुरू में कोई एक बड़ी सी बड़क मारेंगे तो हमें पहले से पता होगा कि हाँ जी ये इस प्रोजेक्ट में इस सेमेस्टर में होता है कि नहीं होता। कुछ काम इस तरह होता है कि यू आर वेरी केपेबल बट दैट थिंग इज गोइंग टू टेक 6 months,
तो हमें पहले से अंदाजा होगा कि भाई ये चीज़ इस लेवल तक पहुंचेगी, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पॉइंट इज के शुरू से जागे रहेंगे, ये इस हरकत का मकसद सिर्फ ये है कि शुरू से आप लोग जरा सेमेस्टर के प्रोजेक्ट की फिक्र करते रहें, ठीक हो गया जी। तो एक नंबर ही हो गया। उसके बाद आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट में बाय द एंड ऑफ वीक 8, अब ये बहुत लंबी छलांग है बीच में, ठीक है जी, ये तकरीबन 3 वीक्स के बीच में जंप है। वीक 8 तक आप लोगों ने ये मुझे बताना है, अगेन ये स्लेट के ऊपर अपलोड करेंगे तो वहीं पे आप बताएंगे, आपने बताना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, किस किस्म की चीज़ें होंगी, इसमें एक काम ये होगा, एक काम ये होगा, सलीस उर्दू में या इंग्लिश में जो भी है, ठीक है जी जी, डॉक्यूमेंट बना के आप अपलोड करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये काम होगा, ठीक है, कोड नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो वीक 8 तक कोड नहीं है, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया होगा तो यहाँ पे इसका 1.5 नंबर है। अगर ये आप सबमिट नहीं करेंगे या ऐसे कोई बेतुकी सी चीज़ सबमिट करेंगे जिसमें आधा नंबर भी ना मिलता हो तो फिर वही हालात होंगे फिर। सही है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली अगर कोई मसला हो तो बताएं। ये जो आपने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आपने सिर्फ कुछ लिख के भेजना है, कोड नहीं चाहिए इसमें। सिर्फ आपने ये बताना है कि मैं जो गेम कह रहा हूँ तो गेम किस किस्म की होगी। मिसाल के तौर पे पैकमैन है तो उसमें एक पैकमैन होगा और उसमें वो छोटी क्या होती हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसको डॉट नहीं कहते ना, जो भी है, पैलेट्स, उसमें पैलेट्स होंगी, ठीक है जी। तो वो पैलेट्स होंगी उसके अंदर, और गोस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, लेवल होंगे कि नहीं होंगे, इस किस्म की बातें आपने लिख के भेजनी है सर। नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अगेन ये देख लें कितने बहुत सारे नंबर, ये 2.5 नंबर तो यहाँ पे हो गए सिर्फ। अगेन बाद में कोई चीज़ चेंज भी हो सकती है, लेकिन शुरू में आपका एनालिसिस जो है इस 1.5 नंबर के वर्थ होना चाहिए, ठीक हो गया जी। उस वक्त तक ये देखिए वीक 8 है, वीक 8 तक हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया होगा, आधा हो गया होगा ना सेमेस्टर, तो हम लोगों ने काफ़ी इस तरह की चीज़ें की होंगी जो कि आपको समझ आ रही होगी कि अब ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद है आपका बेसिक प्रोटोटाइप विच इज क्लास डिस्क्रिप्शन। अगेन ये फिलहाल नहीं समझ आएगी कि क्लास डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, ये आपको वीक 9 से पहले 7वें 6ठे तक आपको समझ आ जाएगी कि ये क्लास डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, तो ये आपने वहाँ पे देनी होगी। दिस इज काइंड ऑफ क्लोजर टू कोड। इसके बाद फिर आपके पास बेसिक प्रोटोटाइप है। सो दिस बेसिक प्रोटोटाइप एसेंशियली मीन्स समथिंग शुड बी वर्किंग। जब आप कमांड लाइन पे लेके एंटर मारें तो कोई चीज़ कोई आ जाए, विंडो आ जाए जो कि कुछ ना कुछ कर रही हो, ठीक है। पैकमैन है तो कम से कम एक लिखा हुआ आ जाए कि वेलकम टू पैकमैन और एंटर योर नेम या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, कुछ तो हो जाए ना उसके अंदर, ठीक है। पैकमैन आ जाए वहीं खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हो तो अच्छी बात है, ना कर रहा हो तो चलो वो भी खैर है, देयर शुड बी समथिंग, समझ आ रही जी। तो दैट इज योर बेसिक प्रोटोटाइप। अगेन मकसद ये है कि वीक 12 तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया हो, ठीक। इसके 2 नंबर हैं, देख लें, बहुत सारे नंबर हैं 2, ठीक है। समथिंग के ऊपर 2 नंबर मुफ्त के हैं, बिल्कुल, इससे ज़्यादा मुफ्त नंबर आप लोगों को और नहीं मिल सकते, ठीक है जी। बेसिक प्रोटोटाइप सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल, आपके प्रोजेक्ट की कुछ लेट्स से 50 फंक्शनैलिटीज थी तो उसमें से 4-5 हों, ठीक है। आपने कहा था ना मैं ये 10 काम करूंगा, उसमें से 1-2 भी हैं तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक प्रोटोटाइप से बना दिया। फिर आपकी वीक 14 में फर्स्ट सबमिशन है, तो फर्स्ट सबमिशन इज एसेंशियली लाइक 80% ऑफ द वर्क इज डन, इस किस्म की कोई बात होगी, ठीक है। आपने बहुत सारा काम उसके अंदर किया हो, सही है जी। कुछ फंक्शनैलिटी मिसिंग है, कुछ के अंदर बग्स आ रहे हैं, कभी रन करता हूँ चलता है, कभी रन करता हूँ नहीं चलता, दैट्स फाइन, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे सबमिट होगा। आपकी फाइनल सबमिशन है स्टार्ट ऑफ वीक 16, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी द मंडे ऑफ वीक 16, ठीक है। सुबह 8 बजे इस तरह 9 बजे इस किस्म का कोई टाइम सेट किया जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले से अंदाज़ा है, लेकिन जिन लोगों का अंदाज़ा ज़रा गलत हो गया उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ। डेडलाइंस में अभी से आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आमतौर पर लोग थोड़ा लेट बताते हैं, मैं आप लोगों को पहले दिन पे इस वजह से बता रहा हूँ, और पहली बात इस वजह से बता रहा हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो दीज डेडलाइंस। मैं आप लोगों को डेडलाइन अभी से दे रहा हूँ, जब डेडलाइन गुजर जाएगी फिर मैं लेट असाइनमेंट नहीं लूँगा, ठीक है। लेट सबमिशन इनकी नहीं होगी, क्योंकि इनका मकसद ये है कि आपको टाइम पे काम करवाना। अगर आपने आखिरी दिन पे करना है, बिजली चली गई है, आई डोंट केयर, ठीक है, वो आप लोगों को पहले से बड़े अच्छे तरीके से पता, सही है जी, मतलब बात सही है। So you have your final submission on the start of week 16 and then there is going to be a demo and Q&A, जिसको आमतौर पे लोग वाइवा कहते हैं। This is going to be on the last day of classes, ठीक है, जो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा होता है ना लास्ट डे ऑफ क्लासेस, ठीक है, उस दिन पे होगा। खुदा करे उस दिन आप लोगों का लैब एग्जाम है, या उस दिन मुझे कोई ट्रक मार के चला गया, जो कुछ भी है, उस दिन पे ये चीज़ होगी, ठीक है। मैं नहीं हुआ तो खैर टी है आप लोगों का, वो ले लेगा। 16 तक क्लासें होती हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आता है, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप लोगों का लास्ट डे ऑफ क्लासेस जब भी आएगा ना, उस दिन पे आप लोगों के सारों के डेमो एंड Q&A होंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हमने थोड़ा सा देखा है कि जब एग्जाम के साथ रखा जाता है ना, तो प्रोजेक्ट भी ख़राब होता है और सारे एग्जाम के ग्रेड भी सारे लोगों के ख़राब होते देखे हमने, ठीक है। इस वजह से तो आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि भाई एग्जाम से पहले हमें उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरू से काम करते रहेंगे तो ये आप देख लें कि आपके पास वीक 14 तक मोस्टली यू शुड बी रेडी ऑलरेडी,
ठीक है जी, रेडी रेडी। तो आखिरी 2 वीक्स में आपने सिर्फ पॉलिशिंग थोड़ी सी करनी होगी। सही है जी, बात समझ आ रही है? आपने कहा था सेमेस्टर प्रोजेक्ट में काम का बंदा हो, तो अगर एक बंदा प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन वो मेहनत जी कर हाँ हाँ, दैट्स फाइन। देखें, प्रोग्रामिंग नहीं आती तो गलत वर्ड्स है ना, यूँ कह लें कि उसको लॉजिक में मसला होता है, उसको सिंटेक्स में मसला होता है, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें शराफत वाले, तो डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी सम इम्बैलेंस। लेकिन एक वो बंदा होता है ना कि वो मैं असल में इसलिए आप लोगों को कहता हूँ ना कि ये बात यकीन करने वाली नहीं है, आप लोग फिर कहूँगा तो हंसेंगे आगे से। यहाँ पे FIP में एक बंदे ने खड़े होकर काम ने उससे कहा आपने क्या किया, ये तो आपने मैक पे प्रोजेक्ट किया है और आपके पास सिरे से मैक है ही नहीं, इस बंदे के पास मैक है, ये बैठा है लाहौर में, आप बैठे हैं पिंडी में, तो आपने प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन की है? उसका आगे से जवाब था, इधर खड़े होकर बात की उसने, कहता मैंने डॉक्यूमेंटेशन की है, रिपोर्ट बनाई है मैंने। तो अब हम भी सर पे क्या होता है इसको क्या कहते हैं, हाँ, हमने कहा अब इस बंदे को हम कैसे मार्क्स लगा के दें कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने प्रोग्रामिंग की नहीं है। तो ये हरकत मत करें, एफर्ट अपना पुट करें। देखें, 2 बंदे जो मैं कहता हूँ ना आमतौर पे 2 या 3 का जो तरीकाकार होता है, इसकी अपनी पूरी थ्योरी एजुकेशन की साइड पे, लेकिन जब 2 बंदे काम करते हैं ना, तो अगर एक बंदा लायक है और दूसरा बंदा थोड़ा कम लायक है, ठीक है, तो लायक वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है इस दूसरे से। हम ये समझते हैं ना इसको फ़ायदा हो रहा है, इसको मुफ्त में नंबर मिल रहे हैं, वो लायक वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर किसी ने मेरे साथ इस बारे में बहस करनी हो तो कर सकते हैं, वो फ़ारिग टाइम की बात है, लेकिन इसमें दोनों का फ़ायदा है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। सही है जी। प्लेगरिज्म पॉलिसी मैंने आपको पहले से बता दी। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? 10 नंबर आप लोगों के वाइवा के हैं, बिकॉज दैट इज एसेंशियली व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है, तो इसलिए इसके 10 ज़रा ज़्यादा है। गुड आइडिया, सबको बुला लेंगे। नहीं, इवैल्यूएशन मैं करूँगा, ये शायद मैंने पहले आपको बताया कि नहीं बताया, आप लोगों की क्विज़ेस और वो जो टास्क किस्म की जो चीज़ मैंने कही, जो हैंड्स ऑन किस्म का वो होगा वो, और आप लोगों का ये प्रोजेक्ट जो है, इवैल्यूएशन मैं करूँगा। अगर TA सेशन के अंदर भी क्विज़ होते हैं ना, तो इवैल्यूएशन फिर भी मैं करूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो इवैल्यूएशन की गई थी तो मार्क TA ने किए थे, लेकिन फिर मैंने उनको देखा था खुद, ठीक है। एंड प्लस उसके अंदर ये था कि क्विज़ेस की वेटेज इसी वजह से कम थी, तो इस दफ़ा क्विज़ेस की वेटेज 10 वेटेज है, तो क्विज़ेस मैं खुद चेक करूँगा, ठीक है। आप लोगों के अगर डेमो के अंदर और टीचर्स को बुलाया भी गया और अगर हमने उनको इवैल्यूएशन के लिए सफ़े पकड़ा भी दिए ना, तो वो बाद में हम किसी समोसे वाले को दे देंगे और इवैल्यूएशन मैं खुद करूँगा, ठीक है जी। ये एक और बात अभी मेरे मुंह में आई थी, लेकिन शुक्र है मैंने बोली नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रही है, बहुत समझ जाएगा। एनीवे, सो जी सही है जी। अच्छा जी, प्लेगरिज्म पॉलिसी लिखा हुआ है, लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं होगा। और किसको क्या था, ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। सर 20 मार्क्स है टोटल? जी, इसके टोटल के 20, ठीक है जी। सर नेट से वगैरह मतलब थोड़ा हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन कन्विंस मी दैट यू कोडेड इट योरसेल्फ। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ था कि एक बंदे ने एक असाइनमेंट कॉपी की थी, ऑटोग्रेडर ने नहीं पकड़ी, मैंने जब देखी तो मुझे पता लगा ये कॉपीड है। मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे पूरे इंटरनेट पे फिरता रहा कि इसने कहाँ से कॉपी की है, ठीक है। आखिर जाके जब मुझे मिल गई तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, ये मुझे बताओ क्या लिखा तुमने। नाम मैं नहीं बता सकता। तो एनीवे, सो आई आस्क्ड द स्टूडेंट, और उसने उसकी एक्सप्लेनेशन भी मुझे दी कि ये इस तरीके से हुआ है। दैट एक्सप्लेनेशन वाज काइंड ऑफ राइट, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि है ये यहीं से। फिर मैंने उसको कहा कि भाई ये चीज़ यहाँ से कॉपीड है, हाँ। लेकिन फिर उसको मैंने इस वजह से आधे नंबर लगाए कि चीज़ कॉपीड थी, लेकिन ही हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये किधर फिट हो रही है, ठीक है। और ऊपर नीचे इनपुट आउटपुट सारे उसने उसके लिए बड़े बराबर किए हुए थे। इफ़ यू डू दैट इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, बेशक है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उठाने वाला काम करेंगे, ठीक है, पहले तो ये अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें कि नेट से उठाया। FIP में यहाँ पे खड़े होते हैं, ये किधर से आया, ये हमने नेट से उठाया, और यार कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये मैंने वहाँ से देखा है, या कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, उठाया। सर जरूरी है कि सर मतलब कोई सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन, कोई वेबसाइट हो सकती है गेम, एज लॉन्ग एज देयर इज कोड इन इट। हाँ हाँ, HTML को मैं कोड नहीं कहता। यस लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टिक विद C++, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि आप लोग DS के लिए तैयार हो जाए, वहाँ पे C++ है। तो इफ़ यू गो विद अनदर लैंग्वेज तो आप लोग वो ऑब्जेक्टिव फिर लूज हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू नॉट गो विद अनदर लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज किसी और में जाना चाहते हैं, पहले मेरे से अप्रूवल लेंगे। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनका मैं आपको कहूँगा कि नहीं, इसमें तो नहीं करेंगे, ठीक है, सही है जी।
हाँ, इसका बाद सही है जी। और कोई सवाल है इसमें जी? ये लिखे हुए ना, देखिए एंड ऑफ वीक का मतलब है उस वीक का जो संडे आता है ना उसके रात के 12 बजे, ठीक है, इससे आगे एंड ऑफ वीक नहीं हो सकता कुछ। और स्टार्ट ऑफ वीक का मतलब है कि वीक का जो मंडे आता है उसके सुबह 8 बजे, ठीक है। इस तरीके से लास्ट डे ऑफ क्लासेस है, इसमें तो कोई नहीं है। और क्या चीज़ है, डे ऑफ फर्स्ट सेशनल, तो सेशनल जिस दिन पे स्टार्ट होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके सेशनल आएंगे तो उस मंडे के सुबह 8 बजे, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमारा तरीकाकार जो यहाँ पे होगा वो ये है, अगेन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग कन्विंस हो जाएं कि फीडबैक से कुछ फ़ायदा होता है। जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में तजुर्बा किया था या आईटीसी में लास्ट ईयर जो तजुर्बा किया था कि यहाँ पे मैं इस पे चलाता था जो हमारा राइस का वो था पाइथन की उस चीज़ के ऊपर, और कुछ हवा में चीज़ें बना रहा होता था। तो यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने बात की थी, तो मैं कोट कर देता हूँ, उनको पता होगा कि अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो समझ आती है, और ये जो आप हवा में चीज़ें बना रहे होते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने फिर वो डिस्कस भी किया। मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का फीडबैक अगर आप देंगे तो हम फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो वी कैन इम्प्रूव दिस। तो उस फीडबैक के नतीजे में मैंने जब सीनियर से भी बात की, फिर टीएस से भी बात की, तो आई गॉट द इंप्रेशन कि इट वुड बी बेटर इफ यू डू इट ऑन अ बोर्ड। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल नया बोर्ड लगवाया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों को मत बताएं। बोर्ड लगाने के बाद मुझे ख्याल है, उसके बाद मुझे ख्याल है कि इसको मैं रिकॉर्ड किस तरह करूँगा। तो फिर मैंने कैमरे की बात की, और फिर स्टैंड की बात की, फिर कैमरा उनके पास नहीं था, और फिर मुझे जेब से पैसे लग रहे थे, और फिर बहुत बड़े मसाइल थे, तो फिर हमने छोड़ दिया और ये दूसरा तरीका कर रहे हैं, ठीक है जी। तो किसी को बताएं मत कि बोर्ड फालतू लगे। यहाँ पे 2 बोर्ड लगवाएं और उनका इस्तेमाल नहीं, कोई और इस्तेमाल कर लेगा, खैर है। तो तरीकाकार ये होगा कि आई एम गोइंग टू राइट दिस कोड ओवर हेयर, इस तरीके से हाथ से। ये कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एतराज़ किया है कि ये आपकी राइटिंग नहीं है, मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि किसी और की राइटिंग है। तो लिखा मैंने ही है, लेकिन सुकून से लिखा है, कोई 10 मिनट लगे, तो राइटिंग ऐसी नहीं होगी। राइटिंग गंदी होगी तो जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो मुझे बता दें, ताकि मैं फिर कोशिश करके उसको थोड़ा सा साफ कर लूँ जी। हाँ नहीं, तो आई विल ट्राई। आज के लेक्चर में थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं चीज़ इधर लिखूँ, और जब राइटिंग ज़्यादा गंदी हो जाए, समझ ना आ रही हो, तो मुझे बता दें, इसमें कोई खफा होने वाली बात है, मुझे पहले से पता है मेरी राइटिंग गंदी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फिर साफ करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। तो मुझे जो सीनियर्स ने बताया है उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि ये चीज़ हमारे पास ज़रा यहाँ पे नज़र आपको आ जाएगी। दूसरा ये है कि मैं जो करके बोल रहा होता हूँ तो ये मुझे थोड़ा आहिस्ता कर देगा, ठीक है जी। जब तक लिख रहा हूँ तो तब तक आगे नहीं बोल सकता। तो दोनों फ़ायदे यहाँ पे हमारे पास थोड़े से आ जाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं अगेन सोचूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि नहीं, ठीक है। मेरे पास तो ये आ जाएगी PDF की शक्ल में, ये पूरे बोर्ड एक किस्म के रिकॉर्ड हो जाएंगे, वीडियो भी है, लेकिन अगेन आई एम नॉट श्योर कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि नहीं करूँगा। अपने नोट्स खुद लेंगे, ठीक है। अगर अपने नोट्स खुद लेंगे तो फिर सही चलेंगे। अगर नोट्स खुद लें और प्रैक्टिस करते रहें तो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। बगैर तैयारी के आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर नोट्स खुद नहीं लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में अगर आपने पूरा लैपटॉप भी अपने इस कान के ज़रिए से दिमाग के अंदर डाल दिया ना, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, सही है जी। तो प्रैक्टिस और ख़ुद अपनी नोट टेकिंग की आसान काम है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब मुझे बर्दाश्त कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा कागज़ के ऊपर लिख ही लें, ठीक है जी। ऑलराइट, तो अब करना हम ये चाहते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अनलेस कि आप लोगों के कोई सवालात हो तो मैं फिर यहाँ पे बात शुरू करूँ थोड़ी सी। कोई सवाल है तो बताएं। राइट, तो हम लोगों ने C++ का जो वो किया था, कर लें ये जो चीज़ें कर लें खैर, सीरियसली कह रहा हूँ, कर लें, निकाल लें। ये ख्याल रखें कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फॉर सम रीज़न असर लोगों के ऊपर नहीं होता, लेकिन खैर एक दफ़ा दोबारा कह देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स लें, कोड मत करें। अगर स्क्रीन को देखेंगे, अगर तो फेसबुक को देख रहे हैं तो फिर तो खैर देखें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोड कर रहे हैं तो मेहरबानी करके कोड साथ साथ मत करें, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ और वो बात आपसे मिस हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब तक मैं वो कर रहा हूँ तो नोट्स लें। अगर आप अपने नोट्स को लिख रहे हैं ना तो उससे नुकसान नहीं होता। अगर आपकी बेशक तवज्जो अपने नोट्स पे जाती है, वहाँ आप लिख रहे हैं, उससे नुकसान नहीं होता। स्क्रीन के ऊपर अगर आप कोड कर रहे हैं और आप किसी अच्छी इंटेंशन से भी कर रहे हैं, मैं कभी रोकूंगा कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन आपका नुकसान होगा उससे, ठीक है जी। तवज्जो यहाँ रखें, प्रैक्टिस का टाइम बहुत है, आपके पास पूरी लैब भी होती है, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ तो खैर आप बाद में अगले दिन भी मुझे बता सकते हैं कि कल आपने बात की थी, आपने गलत की थी, तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा जी, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम। हम C++ ही चलाएंगे, कभी कभी मैं मुंह से इस तरह C++ कह देता हूँ, लेकिन एसेंशियली वी आर डूइंग C++, ठीक है जी। 2 लैंग्वेज की कहीं पे बात हुई थी
लेकिन आप लोगों के कुछ टीचर्स ने मुझे कहा कि बंदे के बच्चे बनो, 2 लैंग्वेजेस मत करना, तो इस वजह से वी आर गोइंग टू स्टिक टू C++। ठीक है जी। आपकी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। ठीक है जी। ये थोड़ा सा मसला शुरू में होगा, मैं बोल आ रहा हूँ और वो चीज़ वहाँ पे लिखा वहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन होपफुली कुछ टाइम के बाद ये फिर सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूशन जब आपकी किसी भी C++ के प्रोग्राम की शुरू होती है तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। ठीक है, मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, MAIN सारे के सारे छोटे, इस नाम का फंक्शन होना आपके प्रोग्राम में ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है। यहाँ पे इसके ये जो जगह होती है जहाँ पे पैरेंथेसिस के दरमियान में दिए जाते हैं पैरामीटर्स, जिसको पैरामीटर्स भी कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये मेन के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फिलहाल हम इनको यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं। ठीक, आपको C++ में ये भी बताना होता है कि जैसे वेरिएबल की टाइप आपने ज़रूर बतानी होती है, उसी तरीके से आपने बताना होता है कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूशन अपनी कर लेगा तो ये किस किस्म की डाटा टाइप रिटर्न करेगा। तो मेन के लिए ज़रूरी है कि मेन रिटर्न करे एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पे इंट लिख दिया तो जब इसके फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो फंक्शन आपने ये किया है, ये सारी की सारी चीज़, दिस इज दी फंक्शंस डेक्लेरेशन। ठीक है जी, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है। जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा तो आपकी फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि कोई इंटीजर रिटर्न कर रही हो। ठीक है जी, यहाँ तक जी। जो पैरामीटर्स है पैरेंथेसिस में वो फिलहाल नहीं है, नहीं डिक्लेयर हम करेंगे या हम कर सकते हैं। मेन की अपना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इसे कॉल तो नहीं ना जाएगा। जी जी, मेन को कॉल नहीं किया जाएगा, लेकिन आप पैरामीटर्स दे सकते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाके आप देख लेंगे कि जो पैरामीटर हों तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल एज फार एज वी आर कंसर्न मेन के पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा है ना इस जगह पे, तो फिर रिटर्न इंटीजर ही करेंगे, वरना गलत होगा, क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, तो फिर इंटीजर ही रिटर्न करेंगे। फिर आप कोई स्ट्रिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। इसका नाम MAIN सारे के सारे छोटे मेन। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। ओके, ये रिटर्न 0 हो गया आपके पास। अब ये जो जगह है यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इस ब्रेस के ऊपर आके ख़त्म हो रही है। C++ और C के अंदर इंडेंटेशन के जरिए से बॉडीज़ नहीं बताई जाती हैं। जितनी भी बॉडीज़ आएंगी सारी की सारी ब्रेसेस के जरिए से बताई जाती हैं। कान खोल के मेरी बात सुन लें, कंपाइलर खफा नहीं होता है इंडेंटेशन पे। मैं खफा होता हूँ, मैं मार्क्स काटूंगा, मैं आपके लैब इंस्ट्रक्टर को भी कहूँगा, वो भी मार्क्स काटेगा, TA को भी कहूँगा, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको कहूँगा अगर आप इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। समझ आ गई? इंडेंटेशन करेंगे। जब एक दफ़ा मैंने पीछे आदत आप लोगों की सही करवा दी है, अब अगर दोबारा आदत ख़राब करेंगे तो जूता मारने के लायक है। सही है, इंडेंटेशन करना ज़रूरी है, अगरचे कंपाइलर खफा नहीं होता। ठीक है, कंपाइलर ने आपके नंबर नहीं लगाने, मैंने लगाने। यहाँ तक बात सही है? ओके, असल में इसका असर नहीं होता ना, इसलिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करो कि आप लोग ज़रा जाग जाएँ थोड़े से। सही है, इसके बावजूद भी लोग नहीं करेंगे पारा। चलो कोई बात नहीं। तो ये इंडेंटेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इंडेंटेशन के वही उसूल हैं जो कि पाइथन में थे, कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं है जी। नहीं, एग्जीक्यूशन आपकी MAIN ऑल स्मॉल मेन नामी फंक्शन से स्टार्ट होती है। मेन को इस तरह कंसीडर कर सकते हैं, मतलब HTML कॉल किया तो होता है ना, तो HTML होता है ना, तो हम फिर हमें जो फंक्शन और डिफाइन करने हैं वो भी मेन के अंदर वो भी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, वो भी थोड़ी देर में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और फंक्शन करवाते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस तरह है जैसे आपके प्रोग्राम का दरवाज़ा है, दरवाज़ा होगा तो वो अंदर आएगा फिर कुछ करेगा। ठीक है, अगर दरवाज़ा ही नहीं है तो वो बार ही बार फिरता रहेगा, वो एग्जीक्यूशन सिरे से स्टार्ट ही नहीं कर सकता। यहाँ तक सही हो गया जी? ओके, अगर आपने कोई चीज़ कंसोल पे आउटपुट करनी है तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो फंक्शन इस्तेमाल होता है, दैट इज़ सी आउट। इसको काउट नहीं बोलेंगे, पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज़ सी आउट। सही है जी। आप आमतौर पे जो आप लोगों ने फंक्शन की कॉल्स देखी हैं, दैट इज़ यूजिंग दिस सिंटेक्स। ठीक है, आगे आपके पास ये क्या कहते हैं इसको, पैरेंथेसिस होती हैं। सही है, लेकिन सी आउट का सिंटेक्स थोड़ा सा फ़र्क है। सी आउट के अंदर आप ये तरीका नहीं इस्तेमाल करते। सी आउट में आप ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ दी ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स। 2 ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स आप लगाते हैं साथ साथ, दरमियान में स्पेस नहीं है, और इसके आगे आप इसको कोई भी चीज़ देते हैं जो कि आप कंसोल के ऊपर राइट करवाना चाह रहे हैं। तो सी आउट कंसोल आउटपुट। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सही है जी, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आपने दोबारा ये ऑपरेटर लगाया। ठीक है, और इसके आगे आपने लिखा एंड एल, तो दिस एंड एल इज एसेंशियली अ न्यू लाइन।
सही है जी, ये न्यू लाइन है। तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी। तो ये इस तरह का एरो लगा नहीं होता, लेकिन इससे मुराद ये होती है कि नई लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न में हम इस्तेमाल करते थे ना, एक उसमें तो आप प्रिंट लिखते थे तो न्यू लाइन खुद ही लगाता था प्रिंट। तो ये हम प्रिंट तो अभी नहीं कर रहे ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम अपना वो प्रिंट ही कर रहे हैं हम, सी आउट इज एसेंशियली प्रिंट। अगर फॉर एग्जांपल इसी हम नहीं कर रहे, अगर नहीं करना चाहते देन फाइन, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसके जरिए से एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम प्रिंट करें, ठीक है, सही है। कह सकते हैं क्या है, ठीक है जी, सही है जी। कोई मसला है पूछे? सर हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, तो हम ये मेन में हमने क्या किया, हमने इंटीजर दिया। जी जी जी, देखें दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक ये है कि आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एक इनपुट आएगा, ठीक है, और ये फंक्शन क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, सही है। इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाएगा, दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, सही। ये जो यहाँ पे कंसोल के ऊपर राइटिंग हो रही है ना, उसका फंक्शन के आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से इसको आउटपुट नहीं कहा जा रहा, इसको कंसोल आउटपुट कहा जा रहा है। इसके लिए बेहतर लफ्ज़ प्रिंट है, इसी वजह से पाइथन में लफ्ज़ प्रिंट का इस्तेमाल होता है। ये आउटपुट की वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है कि ये फंक्शन आउटपुट कर रहा है, ये फंक्शन आउटपुट नहीं है, ये है कंसोल के ऊपर लिखना, राइटिंग ऑन द कंसोल, ठीक हो गया, अभी सही है। तो ये स्ट्रिंग जो है ये कंसोल के ऊपर लिखी जा रही है, फंक्शन का जो रिटर्न है दैट इज स्टिल 0। अगर हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर को पता करना तो हम इंटीजर वर्ड लिखते यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि इंट लिखें, ठीक है, तो दिस इज गुड प्रैक्टिस। ये जरा बात जरा जहन में रखें। C++ का तरीकाकार ये है कि अक्सर जगहों पे वो आपको रोकता नहीं है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं वो कहता है ठीक है आप प्रोग्रामर हैं, आप समझदार हैं, उसको क्या पता हम क्या लोग बैठे हैं, वो कहता है आप समझदार हैं, आप जो करना चाहते हैं करें। अगर आप यहाँ पे वॉइड लिखेंगे दैट्स फाइन, कंपाइलर एरर नहीं देगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस। होता क्या है कि आपने यहाँ पे वॉइड लिख के इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, आपके पास सही काम कर रहा है, आपने कहीं पे प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया, आपके 2000 क्लाइंट्स आ गए, आपने बहुत सारे पैसे उनसे ले लिए, एक दिन आ गया बग। अब आपने 3 हफ्ते लगाए, आपका दिमाग ख़राब हो गया कि बग किधर है। जब सारे का सारा 3 हफ्ते लगाने के बाद जाके पता चला कि ये इधर मैंने वॉइड लिखा था, तो C++ आपको नहीं रोकेगा, बट इट्स अ बैड प्रैक्टिस। तो इंट लिखना यहाँ पे, इसलिए मैं ज़रूरी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, ज़रूरी से ये मुराद नहीं होता कि वरना एरर आएगा। एरर बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, एरर से अपने आप को निकाल लें। एरर तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले भी तफसील से बता चुका हूँ, एरर आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपके पास एरर नहीं आ रहा और आप कोई गलत काम करें दैट इज़ अ रियली बैड थिंग। इमीडिएट इफेक्ट इसका आपके पास कब आएगा? डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लास में आप जाएंगे, वहाँ पे आप सेशनल करेंगे, उधर खड़ाप खूब करके बड़ा मज़ेदार सा काटा लगा होगा, सही है। आप जाएंगे फजल बासी साहब के पास, अगर वो पढ़ा रहे हैं कोई और पढ़ा रहा है, आप जाके उनको कहेंगे कि सर ये तो काम सही कर रहा है मेरे कंपाइलर पे, वो आपको यही बात कहेंगे कि आपके कंपाइलर पे ये काम सही कर रहा है लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, बात सही, ये बात ठीक नहीं है, इसलिए आपके नंबर कटेंगे, ठीक है जी। तो इंट लगाने की जगह पे इंट की जगह पे अगर वॉइड आप लगाते हैं तो दैट्स फाइन, कंपाइलर खफा नहीं होगा, बट दिस इज रियली बैड प्रैक्टिस, ठीक है ओके। तो अब आपके पास यहाँ पे सी आउट है और एंड एल है, ठीक है। एंड एल इज फॉर न्यू लाइन, सी आउट इज कंसोल आउटपुट। मसला ये है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, ठीक है। एंड एल जो है वो भी बिल्ट इन नहीं है और सी आउट बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ये कहाँ से आएंगे? ये आपके पास एक लाइब्रेरी से आएंगे विच इज दिस आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी, ठीक है जी। ये आपके पास आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी है। पाइथन में हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट के जरिए से, इंपोर्ट आगे लाइब्रेरी का नाम। यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी आती है हैश इंक्लूड से। इस हैश को हम आगे इंशाल्लाह इसी कोर्स में तफसील से देखेंगे कि इस हैश का क्या मतलब है, लेकिन फिलहाल आप सिंटेक्स इस तरह देखें कि हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लाइब्रेरी का नाम। इस लाइब्रेरी का नाम जो कि सी आउट प्रोवाइड करती है उसका नाम है आईओस्ट्रीम। इनपुट आउटपुट के मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती है, तो दिस इज आईओस्ट्रीम, सही हो गया जी, ठीक है। इस लाइब्रेरी का ये नाम है। अब अगर आप आईओस्ट्रीम को इंपोर्ट करते हैं तो आईओस्ट्रीम के अंदर सी आउट और एंड एल जो है उनकी जो शक्ल है वो कुछ इस किस्म की है कि std: सी आउट और std: एंड एल, ठीक है जी। अब आप अगर नीचे लिखेंगे तो सब जगह पे आपको std: सब जगह पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है। उसका एक आसान तरीका ये है कि आप ऊपर जाके यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर दें, यूजिंग नेम स्पेस std। जब आपने एक दफ़ा ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std कह दिया तो अब बाद में जाके आपको ये std: सी आउट और एंड एल के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि ऊपर जो std लिखा है तो इन सारों के साथ std है। यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्पेसिफिक यूजिंग वाली लाइन का आप कह रहे हैं, ये हमारे कोर्स का कंटेंट में शामिल है ये, ठीक है। मेरा ख्याल है वीक 5-6 में शायद कहीं जाके आ जाएगी, तो वहाँ पे तफसील से इसको देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझे कि ये std: बार बार हम लिखना नहीं चाहते, इस वजह से हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, ठीक है। इस सिंटेक्स को एग्जैक्टली हम देखेंगे कोर्स के अंदर कि ये क्या है, ठीक जी। अगर यूजिंग नेम स्पेस std
ना लिखें तो फिर नीचे सी आउट की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे STD कोलन सी आउट। नहीं, बस टाइप बहुत करना पड़ता है और कोई मसला नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली द सेम, आपको बट टाइप ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, STD कोलन, और अगर 10 सी आउट है तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50 की स्ट्रोक्स, और इतना काम कौन करेगा? ठीक है, ठीक हो गया? ओके, तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। ठीक है, अगेन ये चीज़ इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इतने प्रोग्राम को कंपाइल करके आप देखेंगे। ठीक है जी, एक करके जी। हम एक की जगह कुछ और भी वो नहीं कर सकते, मेन में नहीं कर सकते, किसी और फंक्शन में कर सकते हैं, अभी करते हैं थोड़ी देर में। कर सकते हैं। मेन में इंट लिखेंगे सिर्फ, मेन में सिर्फ इंट होगा। थोड़े बाद की बात है ये, शायद इस कोर्स से आगे की बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जी। मेन में ये मसला नहीं करते आप, मेन में आपने रिटर्न करनी है। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करनी तो 0 रिटर्न कर दें, है, लेकिन दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। नहीं, अगर इंट लिखा है तो फिर वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है जी जी। असल में फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अगर आपने कंसोल पे लिखवानी है तो आपको कहीं पे कहना पड़ेगा कि इसको लिखो। वही है, इधर आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, इधर फ़र्क नज़र नहीं आएगा, इफेक्ट आता है नज़र नहीं आएगा जी। माइनर से इफेक्ट है, फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे, वो इस जगह का पोर्शन। असल में हम अभी सी प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, जब सी प्रोग्राम के इफेक्ट जब बाहर जाने लगेगा ना, वहाँ पे फिर आप ये चीज़ देखेंगे, तो वो फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, इस कोर्स में नहीं है, OS का कंसर्न है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आज हम देखना चाहते हैं दैट इज़ दी डाटा टाइप्स। तो आपके पास जो बेसिक डाटा टाइप हम जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ नंबर। ठीक है, तो नंबर के लिए आपके पास हम पाइथन में तो सिंपली क्या लिख देते थे, हम जाके लिख देते थे x = 6। ठीक है, बस एक x वेरिएबल बन जाता था और उसके अंदर 6 की वैल्यू चली जाती थी। C++ में क्या तरीकाकार है कि आपको x की पहले वैल्यू की टाइप बतानी पड़ेगी कि x किस किस्म का है। ठीक है, तो x इज़ लेट्स से एन इंटीजर। ठीक है, और सेमीकोलन तो वैसे ही साथ साथ लगता रहेगा। ठीक है, कहीं मुझसे रह जाए तो मुझे बता दें, x रह जाता तो इंट x का क्या मतलब है कि आपको एक वेरिएबल बनाया जाएगा x जिसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। इसका क्या मतलब है, इस बात को जरा देखें यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रैम का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज योर रैम। रैम का तरीकाकार ये होता है कि रैम में आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 4 GB की अगर रैम है तो उसके अंदर एक बाइट के बहुत सारे पीसेज होंगे। ठीक है, मजा आ रही है, बहुत छोटे छोटे पीसेज होंगे, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट रख सकते हैं। ठीक, तरीकाकार ये किया जाता है कि आप यूँ इमेजिन करें कि आपके पास ये रैम में एक बड़ा सारा टावर बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा हवा में, क्योंकि यहाँ पे बना भी हुआ है तो इसलिए कि आपके पास एक पूरा टावर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है इधर, तो ये चीज़ जो है नीचे 0 से आया है यहाँ तक, सारा मैं बना नहीं सकता था, थोड़ा टाइम कम था, और ये ऊपर तक जितनी आपकी 4 GB की रैम है सारे के सारे जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपके पास एक वर्टिकली पोजीशन में एक जगह पे एक ब्लॉक नहीं होता, 4 को रखा जाता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास सिर्फ एक डिजिट है, इसके जरिए से आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो मैक्सिमम नंबर आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 9 से ऊपर तो नहीं जा सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो फिर आप मैक्सिमम कितना नंबर रख सकते हैं? 99। पिछली क्लास में फॉर सम रीजन मेरे मुंह में 19 आ गया था, मुझे समझ नहीं आया, तो 99 आप रख सकते हैं। सही है जी, तो एक डिजिट ऐड करने से आपके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर आप एक ब्लॉक इसको देंगे, यहाँ पे आप लोगों को शायद इस मल्टीमीडिया की वजह से नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये थोड़ी सी ये वर्टिकल लाइन इस तरह लगी हुई है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जा रही है, आ रहा है नजर, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, तो कंट्रास्ट थोड़ा कम है तो इसमें अगली दफा ख्याल करेंगे। तो ये 4 ब्लॉक्स मिलाकर एक रो बनाई जाती है, इसके ऊपर 4 ब्लॉक्स, उसके ऊपर 4 ब्लॉक्स। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसका एड्रेस अगर 1000 है तो इसका होगा 1001, 1002, 1003। तो इससे ऊपर वाली जो ब्लॉक आएगा, चौथा जो ब्लॉक है किस्म का आएगा, उसका एड्रेस होगा 1004। इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 100C बिकॉज दिस इज एन हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल नहीं भी याद तो खैर कोई मसला नहीं है, वो आप लोगों के DLD के कोर्स के अंदर ये स्पेसिफिक काफ़ी तफसील से आ जाएंगे। ठीक है, बाइनरी और जो आपका ये है हेक्साडेसिमल है, ये DLD के कोर्स में तफसील से आ जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन बारह यूँ समझें कि ये एड्रेस लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे। यहाँ तक बात सही है।
ये जो एक 4 चीज़ों से मिलके जिसको मैं रो कह रहा हूँ, इसके लिए मैं एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अगेन नॉन टेक्निकल, लेकिन इस चीज़ को कहा जाता है चंक। ठीक है, इसका टेक्निकल अपना एक नाम है, वो मैं नहीं ले रहा। जब आप कहते हैं इंट एक्स तो आपको एक चंक एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, रैम में ये जो 4 के इसने ग्रुप्स बनाए हुए ना, चंक्स बनाए हुए, इनमें से एक चंक आपको एलोकेट कर दिया जाता है और कंपाइलर अपने पास ये रख लेता है कि दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये हो गई वेरिएबल की डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर कर दिया कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल एक्स, इट्स टाइप इज गोइंग टू बी इंट। तो आपका कंपाइलर आपको रैम में एक जगह एलोकेट करके दे देता है, जो कि 4 ब्लॉक्स आप उसको कह लें या एक चंक कह लें, वो आपको एलोकेट कर देता है इंटीजर। अब आप इसके अंदर कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो यूँ समझ लें जैसे 4 डिजिट आपको दे दी, तो काफ़ी बड़ा नंबर आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ तक बात है अगेन इसकी स्पेसिफिक जो लेंथ है ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। वो भी थोड़ी देर में कर रहे हैं। सही है, तो अब यहाँ पे अगर आपने आगे जाके कहा कि x इज इक्वल टू 6, ठीक है, जब आपने कहा x इज इक्वल टू, अकेला ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। इंट आपको पूरा एक चंक देगा। ठीक है, सही हो गया जी, इसी लफ्ज़ में चंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो यहाँ पे जब आपने कहा तो इस पूरे के अंदर मिला के यहाँ पे लिख दिया जाएगा 6। ठीक है, तो हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम सोचते क्या है कि आपके पास एक x है, उसके अंदर वैल्यू क्या है 6, हम सोचते इस तरह है। ठीक है, वो जो हवा में चीज़ बनाते हैं ना, वो ये चीज़ बनाते हैं, लेकिन इंटरनली रैम में इस तरीके से आपको एक पूरा चंक दिया गया होता है, चीज़ें मिलाकर 4-5 घर मिला के पूरा आपको एक उसके ऊपर एक बाउंड्री लगा के कहते हैं ये नहीं, ये पूरे के पूरा आपको वो इसमें जो चीज़ डालते हैं डालें। ठीक है, सही हो गया, ओके जी, हो सकते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, बल्कि अभी बात करते हैं, आप कह रहे हैं तो अभी बात लेते हैं। मसला ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ये 4 ब्लॉक्स हैं तो इसके अंदर आपके पास एक खास कोई लिमिट होगी, वॉट एवर दैट लिमिट इज, देयर इज गोइंग टू बी सम लिमिट। ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहती, किसी को याद है तो अच्छी बात है, लेकिन दैट इज 21 समथिंग समथिंग समथिंग, ये सारे मिला के 10 डिजिट्स बन जाते हैं। ठीक है, 10 टोटल डिजिट्स बन जाते हैं, इतनी इसकी कोई तकरीबन कैपेसिटी है। मुझे याद नहीं होता तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंट की अपनी एक खास कैपेसिटी है। ठीक है जी, अगर आप ये चाहते हैं कि इससे बड़ा कोई नंबर सेव करें तो फिर क्या करेंगे? ये मैं कोई चीज़ उठा के मारूँ जी, कोई और बताए। अगर आपके पास इंट के अंदर कोई चीज़ नहीं आ रही, जी, असल में जो लोग जवाब दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मैं फाइनल में दे चुका हूँ और ये उधर गलत कर चुके हैं। आप लोगों को चूंकि फाइनल में ये था नहीं, इसलिए आप लोग वो गलती अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग खुश मत हो, आप लोगों ने भी ये हरकत की है वहाँ पे। ठीक है, इस पर बड़ा सख्त मुझे भी गुस्सा है, और जिसने मुझे कहा ना कि तुमने लोग फेल किए हैं, उसको मैंने सवाल दिखाया, मैंने कहा ये देखो। ठीक है, तो फिर लोग चुप हो गए फिर। एनीवे, तो जब आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि इंटीजर के अंदर फिट नहीं आता, उससे बड़ा है, मिसाल के तौर पे आप 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसकी इंटीजर के अंदर जगह ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको को 2 डिजिट्स हैं और इसके अंदर 1029 वैल्यू डालें, आप नहीं डाल सकते। ठीक है, कोई तरीका नहीं है उसका। सही, तो अगर आपके पास कोई ऐसा वैल्यू है जो कि इंटीजर की कैपेसिटी से ऊपर हो रही है, तो देन यू गो विद अनदर डाटा टाइप विच इज कॉल्ड लॉन्ग। ठीक है जी, तो आप कहेंगे लॉन्ग वाई। तो इसका तरीकाकार क्या किया जाएगा कि आप जब कहेंगे लॉन्ग वाई तो आपको एक चंक की जगह 2 चंक मिलाकर दिए जाएंगे। तो रैम में वो इसी तरीके से होंगे कि एक चंक ऊपर एक चंक नीचे, लेकिन वो कंपाइलर जाने, उसका काम जाने, वो इसके अंदर खुद मैनेजमेंट कर लेगा। ठीक है, ये एक डबल डेकर बस आपको दे देगा, तो इसके अंदर आप ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और वो ये कहेगा कि दिस इज फ्रॉम नाउ ऑन गोइंग टू बी कॉल्ड वाई। अब आप इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये जो वैल्यू थी अब आप इसके अंदर वाई के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जी, अगर आप लॉन्ग लिखें, कुछ कंपाइलर्स लॉन्ग मानते हैं, कुछ कंपाइलर्स लॉन्ग लॉन्ग मानते हैं, तो दोनों एक ही बात है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर मैंने 4 करना है तो मैं लॉन्ग 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 कर दूं, इसको, इस गप नहीं है ये। अगर आप लॉन्ग की भी अपनी एक लिमिट होगी, जाहिर बात है, ये अब 8 डब्बे जो आपको मिल गए, इन 8 की अपनी एक कैपेसिटी होगी। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर कुछ और होगा, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करना चाह रहे। डबल नहीं है वो, चुप हो जाए, डबल मत बोले, डबल कुछ और है। यहाँ तक सही हो गया जी? ठीक है जी। अगर आपके पास कोई वैल्यू है ना, जो कि एक ही वैल्यू आपने सेव करनी है जो कि इंट में नहीं आती, तो आप इंट सिरे से लिखेंगे ही नहीं, आप सीधा लिखेंगे लॉन्ग वाई। ठीक है, जिस तरह आप जाएंगे, आप ऊपर जाके फंक्शन बनाएंगे मेन। ठीक है, मेन के जो आगे पीछे सारी चीज़ें हैं वो बनाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉन्ग वाई। ठीक है, और वाई इज इक्वल टू 31। ठीक, सही हो गया? तो इंट और लॉन्ग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है जी। जी जी, ये भी सही हो गया जी। अच्छा, ये हो गया लॉन्ग। दूसरे किस्म का नंबर जो कि हम अपने पास रखना चाहते हैं, जो कि आमतौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ए फ्रैक्शनल नंबर।
तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए जो आपके पास डाटा टाइप होती है दैट इज कॉल्ड फ्लोट। ठीक है जी। तो फ्लोट आप कहते हैं लेट्स से वी। ठीक है, तो फ्लोट वी जब आप करते हैं तो आपको एक ऐसी जगह दे दी जाती है जहां पे आप कोई फ्रैक्शनल नंबर डाल सकते हैं जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेस आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज आई डोंट नो समथिंग लाइक 9 प्लस e टू द 38। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 38। ठीक है, ये सिंटेक्स इसका इस किस्म का है। इसकी भी अपनी फ्लोट की भी अपनी कोई कैपेसिटी है, अगेन मुझे याद नहीं है बट इट्स समथिंग लाइक दिस e टू द 38 तक है ये। ठीक है, अगर आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू फ्रैक्शनल सेव करना चाह रहे हैं अब बोलें डबल। शुक्र। अब अगर बताता हूँ जी, बताता हूँ वी डब्ल्यू। ठीक है, फ्लोट आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए जिस तरह इंट आपके पास होल नंबर्स के लिए होता है। ठीक हो गया, नेचुरल नंबर्स के लिए जो चीज़ होती है। अगर आपने कोई फ्रैक्शनल नंबर्स रखने हैं तो आप रखेंगे फ्लोट में। फ्लोट की अपनी कोई कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी से आप एक्सीड कर जाते हैं, उससे बड़ा कोई वैल्यू आपने रखनी है तो देन यू यूज डबल। दोनों सूरतों में होता है। असल में ये जो फ्लोट और डबल की जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसके अंदर फिलहाल हम नहीं जाना चाह रहे। आपको सिर्फ फिलहाल हमारे कोर्स तक की हद तक इतना पता होना चाहिए कि फ्लोट की लिमिट छोटी है, डबल की लिमिट बड़ी है। ठीक है, इनकी जो तफसील है मोस्ट लाइकली या आप डीएलडी में देखेंगे या फिर आगे जाके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में फिर आता है। इट्स अस्यूम दैट दिस इज 9.0। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो इट्स अस्यूम के इट्स 0.0। ठीक है जी, तो वो 0.0 गिर जाएगा, उस पॉइंट रखने की जगह नहीं है, वो खुद ही ड्रॉप हो जाएगा जी। अगर हमने एक वेरिएबल को डबल से डिक्लेयर किया, अगर उसका लिमिट फ्लोट में आता है तो हमें एरर देगा। नहीं नहीं, आपने बनाया डबल है, आपने इतनी बड़ी देग ले ली है और उसके अंदर 2 प्लेट छोले डाल दिए, इट्स फाइन। ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं जी। जी 9 प्लस E38 ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है एक्सपोनेंशिएशन। जी जी सही है जी, यहाँ तक ठीक है। okay. अच्छा, ये हो गया आपके फ्लोट और डबल्स। सही, एक फाइनल चीज जी, सॉरी नहीं नहीं, डबल अलग डाटा टाइप है, फ्लोट अलग डाटा टाइप है। अभी डब्ल्यू में कुछ भी स्टोर नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे आगे W इज इक्वल टू लेट्स से 2.9। अब W में 2.9। W एक नया वेरिएबल बनाओ जिसकी डाटा टाइप है डबल, जिस तरह int x का मतलब है x, एक नया वेरिएबल बनाओ जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, कोई फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर लफ्ज डबल जो है वो कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड कि डबल क्या डबल। ठीक है, तो यूँ समझे कि डबल ऑफ फ्लोट, असल में इसका जो प्रॉपर टेक्निकल नाम है ना दैट इज डबल प्रिसीजन। इसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती है, यानी डेसिमल में आप बहुत ज़्यादा वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मत घुसें उस चीज़ के अंदर। जी 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 जी, उसमें फिर इसे आप रह जाएंगे, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। सुपर साइंटिफिक कैलकुलेटर जी, ठीक है ना, उतना बड़ा। आमतौर पे आप फ्लोट की लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते आमतौर पे, लेकिन साइंटिफिक कंप्यूटिंग जब आ जाती है आपके पास तो वहाँ पे आपको आमतौर पे डबल चाहिए होते हैं। ठीक है, डबल को एक्सीड करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, सिर्फ डबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया यहाँ तक जी। ओके, फाइनल एक चीज़ आज के हम देखना चाह रहे हैं दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस का तरीकाकार ये ऊपर आप अस्यूम करें कि हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलें, अब आप लोग खफा हो रहे हैं तो मैं लिख ही देता हूँ। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम देखें, यहाँ पे ज़रा देखें। अच्छा, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ ज़रा इसको देखें, जब आप कोड करेंगे तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस लिखें। ठीक है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, एंटर एंटर एंटर, नीचे जाके पहले मेन का फंक्शन बनाएंगे। मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, मैं अभी 11वीं दफ़ा बता रहा हूँ और शायद आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ। इसको गौर से देखें, अगर ये बात नहीं समझ आएगी तो फंसे रहेंगे फिर। ठीक है, पहले जाके मेन का फंक्शन बनाएं। अगर आपने पहले मेन का फंक्शन नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। कंपाइलर नहीं खफा होता ना, फिर आप बाद में खफा होते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। इंट मेन, सही है जी, आपका पुराना दोस्त है
फ्लोट एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर रूट। ये मैं स्क्वायर रूट से जान नहीं छूटनी आपकी, आउटलाइन में भी लिखा हुआ है एक जगह पे। चलें, अच्छा देखें, चलें चलें, हो गया बस सही है। स्क्वायर रूट का आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये है कि अब देखें मेन का फंक्शन शुरू हुआ, मेन का फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मेन का फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। मेन के फंक्शन की बॉडी के अंदर अब उंगलियां मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को कंपाइलेशन में मसला होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मेन के अंदर शुरू हो जाते हैं, फिर मेन बन गया इसको छोड़ दें। इसमें क्या चीज मिसिंग है? सही हो गया जी, ठीक है। स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं है, हमें देना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम इसको मेन से ऊपर दें जो जगह हमने खाली छोड़ी थी, दूसरा तरीका ये है कि मेन से नीचे बनाएं, ठीक है। जब हम कोड कर रहे थे हमने मेन तो लिख लिया, उसके अंदर स्क्वायर रूट आ गया है, तो हम टिपिकली चाहते ये हैं कि हम इसको मेन के बाद बनाएं, ठीक है। क्योंकि मेन मैं लिख चुका हूँ, मैं बाकी जो कोड लिख रहा हूँ वो नीचे लिखूंगा, बार बार आके मेन को नीचे करता जाऊंगा। एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होनी है तो उसको ऊपर होना चाहिए। बात समझ आ रही जी, ठीक है। तो हम चाहते ये हैं कि हम यहाँ पे आएँ और इधर आके लिखें इंट, सॉरी स्क्वायर रूट फ्लोट रिटर्न करेगा ना, तो असल जो आपने सवाल भी पूछा था, अब ये आपको रिटर्न करेगा फ्लोट। तो इसकी डाटा टाइप आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि दिस स्क्वायर रूट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ फ्लोट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? स्क्वायर रूट। और ये इनपुट क्या लेता है? एक इनपुट, एक नंबर इनपुट के तौर पे लेता है, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए फ्लोट जी। अब ये ऊपर वाला फंक्शन इसको कॉल करें जी। और इसके दरमियान में चूंकि हम बहुत साइंटिफिक काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 6.0। हमें पता है हम 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं और इस चीज़ का निकालते नहीं। तो ये मतलब कोड की बैड प्रैक्टिस नहीं है कि हम ऊपर हम वो कर रहे हैं और जी, ये असल में ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। ऊपर हमने बनाया है, ऊपर हमने कॉल किया है और नीचे अब बना रहे हैं, ये असल में अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि होता ही ये देखिए, जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट बनाया था, जिस वजह से मैं स्क्वायर रूट की मिसाल देता हूँ कि जब हमने स्क्वायर रूट बनाया था तो हमने क्या कहा था कि देयर इज गोइंग टू बी सम फंक्शन कॉल्ड गुड इनफ, देयर इज गोइंग टू बी सम फंक्शन कॉल्ड इंप्रूव गेस, और वो कल को हम बना लेंगे, बाद में देखेंगे। फिर हमने इसी तरह एल्गोरिथम शुरू किया था ना, याद है किसी को कि नहीं? ठीक है। तो जब आप पहले काम करते हैं तो यू फिगर आउट द बिग पिक्चर, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद पीसेस को फिल करना शुरू करते हैं। तो जो चीज बाद में आ रही है उसको बाद में ही होना चाहिए, ठीक। ये पीस बाद में है। जब आप 36 भेजेंगे वहां से तो जा सकता है, लेकिन आप एक किस्म की बात सही कर रहे हैं तो मैं इसको 36.0 कर देता हूँ, ठीक है। अब बेहतर होगा जी। फिलहाल नहीं कर रहा, मैं कर सकते हैं, चलें कर देते हैं, आप खफा हो गए हैं इस पर, तो सी आउट जी। मैं एक सेकंड अच्छा, एक ज़रा प्लीज़ बात रखें, ये एंडल मुझे बहुत तंग करता है, तो एंडल अक्सर जगह पे मैं नहीं लगाऊंगा, आप अस्यूम करें कि लगा हुआ है, ठीक है जी। ये आप कह रहे हैं कि ये फ्लोट एन जो है इसका क्या मतलब है? ये फ्लोट एन जो है, दिस इज दी पैरामीटर, जिसको और क्या कहा जाता है? फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। ये फॉर्मल पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये कह रहा है कि ये फंक्शन एक एन इनपुट लेगा, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर रूट। ये एक इनपुट एन लेगा और एक कोई चीज आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा जिसकी डाटा टाइप क्या होगी? फ्लोट, ठीक। ठीक है, खैर है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है टीचर से। डमी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ कोई, असल में ये मेरा मकसद नहीं है जी जी जी। तो ये फंक्शन गलत काम करेगा, फिर इनपुट आप ले सकते हैं, फिलहाल मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, ठीक है। इनपुट अगली दफ़ा देखेंगे फिर भी चल जाता है। असल में इंटीजर को आप फ्लोट में डाल सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में नहीं डाल सकते, फ्लोट ज़रा बड़ा डब्बा है, ठीक है जी। कौन है? ये काम आप पाइथन में करेंगे, मतलब पाइथन की, हाँ पाइथन की भी बात नहीं करेंगे, हाँ वहाँ पे एरर नहीं आएगा, उधर नहीं आएगा एरर, यहाँ आएगा सब। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये है कि रिटर्न किस किस्म का किया जाएगा, ये रिटर्न किस किस्म की टाइप करेगा, और ये कह रहा है कि इनपुट किस किस्म की होगी। पैरामीटर आपके इनपुट बताते हैं, तो दिस एन इज ऑल्सो अ फ्लोट। तो ये दो अलग अलग फ्लोट्स हैं, इन भी फ्लोट आएगा और आउट भी फ्लोट है। हो सकता है कभी आप इंटीजर इन लें और फ्लोट आउटपुट प्रोड्यूस करें, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे लेते हैं
बंदे के मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपके आएंगे इंटीजर में, और फिर आप जीपीए कैलकुलेट करते हैं तो जीपीए आएगा फ्लोट में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या बना रहे हैं। सर अगर फ्लोट में सिंपल एन लेंगे तो फिर एरर होगा। जी डेफिनेटली टाइप बतानी जरूरी है सर। सही हो गया जी यहाँ तक? इट्स अ गुड थिंग इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो देखें ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जरा जाग जाए, मैं सवाल पूछने वाला हूँ दोबारा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताएं कि स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या करता है और कैसे को छोड़ दूं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो यहां पे आपके पास दो बातें हैं। ये जो चीज है दिस इज दी हाउ, जो बॉडी होती है दैट इज दी हाउ, और ये जो आपके पास ये चीज है जिसको मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज दी फंक्शन डिक्लेरेशन, ये है बेसिकली आपके पास टाइप कि ये फंक्शन किस किस्म का है। ये चीज जब मैंने आपको बता दी तो आपको पता चल गया कि फंक्शन किस किस्म का, इसका नाम क्या है, ये इनपुट क्या लेता है, या आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है। यहां तक बात सही है जी? तो यहां पे जब आप पूरा फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है कि ये किस किस्म का है, इनपुट आउटपुट नाम, ये तीन चीजें, ठीक। दूसरी चीज होती है फंक्शन की डेफिनेशन कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो दिस हाउ इज दी फंक्शन डेफिनेशन। सही है जी? दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, और वो जो ऊपर डिक्लेरेशन लिखी हुई है दैट इज द डिक्लेरेशन। यहां तक बात सही है जी? जी। जब आप पूरा फंक्शन बनाते हैं ना तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कि इसका नाम क्या है, इनपुट क्या लेता है, आउटपुट किस किस्म का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। दूसरा यह है कि ये काम करता कैसे है, इनपुट से आउटपुट बनाता कैसे है, दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन पूरा बनता है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन से मिलके, ठीक है जी। एक पूरा फंक्शन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डिक्लेरेशन से, एक डेफिनेशन से। डिक्लेरेशन से ये पता चलता है कि ये फंक्शन किस किस्म का है, इनपुट क्या लेता है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है, और डेफिनेशन से पता चलता है कि ये वो काम करता कैसे है, डिफाइन आप कर रहे हैं कि ये काम ऐसे होता है, ठीक हो गया जी। तो द हाउ इज द डेफिनेशन एंड द टाइप इज द डिक्लेरेशन। यहां तक बात सही है जी? अच्छा, अब जरा वापस इधर आ जाएं। सिचुएशन क्या बनी हमारे पास कि हमारे पास सोर्स कोड है, ठीक है, दिस इज आवर सोर्स। जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर को पकड़ाते हैं जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर आपको क्या प्रोड्यूस करके देता है, मशीन कोड। सो रहे हैं जाग रहे हैं? यस सर का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं सो रहे हैं या जाग रहे हैं? जाग रहे हैं, अच्छा जाहिर बात है, या सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो आप देते हैं कंपाइलर को सोर्स, और सोर्स क्या प्रोड्यूस करके देता है आपको, मशीन कोड। तो जिस टाइम पे कंपाइलेशन हो रही होती है, जिस वक्त कंपाइलेशन हो रही होती है, ट्रांसलेशन हो रही होती है फ्रॉम सोर्स टू मशीन कोड, इस जगह को कहा जाता है कंपाइल टाइम, ठीक। ये कहलाता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम हो गया, ट्रांसलेशन हो गई। जब ट्रांसलेशन, आपने सोर्स कोड लिया, आपने कंपाइलर को पकड़ाया, कंपाइलर ने उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दिया, बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी में ले गया, उर्दू से फारसी में ले गया, जापानीज से चाइनीज में वो ले गया, सिर्फ अभी तक कोई काम करना शुरू नहीं किया गया, ठीक है। दिस इज कंपाइलेशन, इसको आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं। सिर्फ कंपाइलेशन हो गई जब, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि मशीन कोड को लेते हैं और उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। जब आप एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं दैट टाइम इज कॉल्ड रन टाइम, क्योंकि अब रनिंग हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो दो किस्म की बात आपके पास आती है कि भाई ये कंपाइल टाइम पे मसला है या रन टाइम पे मसला है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे जो मसला होता है आमतौर पे सिंटेक्स का एरर है, ये इस तरह की कोई चीजें कि भाई ट्रांसलेशन ही नहीं हो रही, और रन टाइम के मसले इस तरह के होते हैं कि भाई ट्रांसलेशन तो ठीक ठाक हो गई है, आपने कहा है कि अंडा लो उसको तोड़ो बर्तन में डालो, अंडा लो उसको तोड़ो बर्तन में डालो और लगे रहो, ठीक है। अब वो इन्फिनिट लूप आ गया, तो इन्फिनिट लूप कंपाइल टाइम पे इट्स फाइन। आपने रेसिपी लिखी थी, हमने रेसिपी ट्रांसलेट हो गई, जो बात आपने गलत जापानीज में लिखी थी वही गलत अभी चाइनीज में लिखी गई है। जब एग्जीक्यूशन शुरू की जाएगी तो ये अब रन टाइम का मसला है कि वहां पे आप एक ही काम को बार बार किए जा रहे हो, उससे बाहर नहीं आ रहे, ठीक हो गया जी। बिल्ड इज कंपाइल, बिल्ड इज कंपाइल, ठीक है। लफ्ज बिल्ड जो है उसकी टर्मिनोलॉजी है तो इस वजह से आम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बिल्ड उसको कहते हैं, कंपाइलेशन को कहते हैं। इसमें जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, इनको थोड़ी बीमारी है अपने नाम चीज़ों में डालने की, तो इस वजह से। एनीवे, तो आपके पास कंपाइल टाइम है और रन टाइम है। कंपाइल टाइम पे जो काम किया जाता है वो क्या है, ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, यहाँ पे जरा आ जाएं। ट्रांसलेशन ऐसे की जाती है, मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, मैं नया रंग निकालूंगा। ऊपर से शुरू करता है और नीचे की तरफ जाता है, एक एक लाइन पढ़ता जाता है, उसको ट्रांसलेट करता जाता है। बात समझ आ रही है जी? तवज्जो इधर रखें। अच्छा, ये आखिरी कंटेंट है, बस इसके बाद फिर रुक रहे हैं।
यहां से ऊपर से नीचे आता जा रहा है, इसने इस लाइन को कंपाइल कर लिया, हो गई, इसको कंपाइल कर लिया, हो गई। ये नजर आ रहा है आपको? बहुत लाइट है। अच्छा भाई ब्लू कर लो भाई, ब्लू नहीं उसकी अभी तक। अच्छा ये कंपाइल हो गया, ये कंपाइल हो गया, यहां पे आया, ये हो गया, ये भी हो गया। यहां पे जब आया तो उसको नजर आया कि स्क्वायर रूट, अभी तक उसको स्क्वायर रूट नजर आया नहीं आया, इधर ही खफा हो जाएगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई आगे जाओ, आगे स्क्वायर रूट आ रहा है। कंपाइलर कहता है ना, सी का कंपाइलर कहता है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर कहता है नहीं, मैंने अभी तक स्क्वायर रूट नहीं देखा, मुझे स्क्वायर रूट की टाइप नहीं पता, मैं आगे नहीं जा रहा। पाइथन में दिस वर्क्स। पाइथन का ये तरीका है कि अगर जब आपने एग्जीक्यूशन करनी है तब देखेंगे, अभी नहीं भी है फंक्शन तो खैर है। सी प्लस प्लस कहता है नहीं, अभी इस टाइम पे मुझे ये फंक्शन बना के दो। आप कह रहे हैं आगे आ रहा है, वो कहता है आगे मैं नहीं जानता, अभी नहीं है मेरे पास, उधर ही रुक जाएगा, जाता है तो प्लस हटा दूंगा। अच्छा मैं आपकी तरफ अच्छा सही हो गया जी। तो यहाँ पे चले बारह सी प्लस प्लस का फिलहाल मसला हल करने कि सी प्लस प्लस यहाँ से आगे नहीं जाता, ठीक है जी, वो इधर ही रुक जाएगा। दिस इज ए कंपाइल टाइम एरर, ट्रांसलेशन के टाइम पे ये रुक गया है। एग्जीक्यूशन तक तो जब बात आती तो फिर कुछ बात होती ना, कंपाइल टाइम पे एरर आ गया कि ये फंक्शन यहाँ पे नहीं है। अब इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज ये है कि इसको उठा के हम ऊपर ले जाएं, इधर मेन से पीछे। अगर ये इस जगह पे आ जाए तो ये जब ट्रांसलेशन शुरू करेगा तो इसने स्क्वायर रूट देख लिया होगा, जब ये नीचे यहाँ पे मेन पे पहुंचेगा तो इसने स्क्वायर रूट देखा होगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन मेन से पहले आ जाए स्क्वायर रूट का तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि जहां से हमने बात शुरू की थी कि हम स्क्वायर रूट को ऊपर नहीं लिखना चाहते, हम स्क्वायर रूट को बाद में लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम छोटे पीसेस बाद में लिखना चाहते हैं। हम एज अ प्रोग्रामर और कंपाइलर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कंपाइलर कहता है पहले लिखो, मैं कहता हूं मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो आमतौर पर इस किस्म की सिचुएशंस में ऐसा इलाज निकाला जाता है जो कि प्रोग्रामर के हक में जाए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ने ज्यादा एफर्ट डालना होता है, कंपाइलर तो कंप्यूटर है ना, नहीं फायर है, ठीक है जी, राइट। इलाज हम उसका क्या करेंगे, यहां पे देखें, ये फंक्शन अपनी जगह पे एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है जी, इसको लिखा रहने दें, इसको हाथ नहीं लगाना, ये अपनी जगह पे है। हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे और यहां पे आके फंक्शन की डिक्लेरेशन दोबारा लिख देंगे, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फंक्शन की डिक्लेरेशन में क्या शामिल है? फ्लोट, SQRT, फ्लोट n, और यहां पे जहां पे बॉडी आनी थी वहां पे हम आके लगा देंगे एक सेमीकोलन। तो नाउ दिस इज जस्ट द फंक्शन डिक्लेरेशन। एन जरूरी नहीं है, लगा दे तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है, सही कह रहे हैं। दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन ओनली। जो डेफिनेशन थी वो हम खा गए। तो अब प्रोग्रामर डेफिनेशन में मसला है ना, हमें ये तो पता होना चाहिए स्क्वायर रूट नामी फंक्शन मौजूद है, ये इनपुट लेता है, ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कैसे बाद में देखेंगे। तो कैसे वाला पोर्शन नीचे प्रोग्रामर अपनी मर्जी से जिधर लिखना चाहता है लिखे। कंपाइलर अब क्यों खुश है, दोबारा से शुरू से चलाएं। कंपाइलर आया, उसने आके इस लाइन को देखा, फाइन, इस लाइन को देखा, फाइन, यहां पे जाकर आके इसने इसको देखा तो इसको पता चल गया कि हाँ जी, आगे जाके इस सेमीकोलन की वजह से इसको पता चल गया कि आगे जाके एक फंक्शन SQRT नाम का आएगा जो कि एक फ्लोट इनपुट लेगा और फ्लोट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसको पता चल गया, फाइन, बॉडी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। डेफिनेशन नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द कंपाइलर, उसको पता है आगे जाके कहीं पे आप बता देंगे, ठीक है। अब आगे आया, मेन में ये लाइन कंपाइल हो गई, ये भी हो गई। जब यहां पे आया तो अब ऑल्दो के स्क्वायर रूट की बॉडी मौजूद नहीं है, लेकिन कंपाइलर को ये पता है कि स्क्वायर रूट नामी फंक्शन मौजूद है जो कि इनपुट आपसे फ्लोट लेता है और फ्लोट प्रोड्यूस करता है। तो नाउ दिस इज फाइन, ठीक है, और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और अब जब आगे आया तो अब आगे उसको स्क्वायर रूट का फंक्शन भी नजर आ गया जिसका वो पहले सब्र करके इंतजार नहीं कर रहा था। तो ऊपर जो हम लोगों ने फंक्शन की डिक्लेरेशन अलग से की है वो सिर्फ इस वजह से है कि इस लाइन के ऊपर आके वो सब्र करने पे तैयार हो जाए कि अच्छा जी ये फंक्शन है सही, मैं जानता हूं इसको, मैं इसको थोड़ा बाद में जाके कहीं पे मुझे भी दे दी जाएगी, इसकी बॉडी भी दे दी जाएगी। सवाल अभी एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही, अभी तक ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, कंपाइल टाइम की बात हो रही है, एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं जी। बहुत सारे प्रोटोटाइप ऊपर बना लें जी जी जी। अगर आपने ऊपर कह दिया कि स्क्वायर रूट है और नीचे जाके आपने स्क्वायर रूट कहीं नहीं बताया तो फिर कंपाइलर आखिर में जाके खफा हो जाएगा कि जी शुरू में तो आपने कहा था स्क्वायर रूट का एक फंक्शन आएगा, वो किधर है, फिर खफा हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे तो सही ना, वैसे तो नहीं है, ठीक है, ये कोई हमारा फाइनल का पेपर तो नहीं है, छोड़ देंगे खाली, राइट, सही हो गया जी। इस चीज़ को जब आप किसी फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन लिखते हैं, ओनली द फंक्शन डिक्लेरेशन, ये जब आप लिखते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। जब आप किसी फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन साथ नहीं लिखते, उसकी जगह पे सेमीकोलन लगा देते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप।
ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है जी? कहाँ पे? नहीं, मेन के अंदर नहीं लिख सकते। फंक्शन की डेफिनेशन जितनी है फंक्शन बाहर होंगे, हर फंक्शन एक दूसरे से अलग होगा। फंक्शन प्रोटोटाइप उस चीज़ को कहा जाता है कि जब आपने फंक्शन की सिर्फ डेक्लेरेशन ऊपर लिख दी, डेफिनेशन नहीं लिखी। इस सेमीकोलन का ये मतलब है ना कि आपने डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ डेक्लेरेशन लिख दी। तो सिर्फ डेक्लेरेशन जब फंक्शन की लिखी जाती है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। इस जगह को हम फंक्शन प्रोटोटाइप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें डेक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन भी शामिल है। ठीक है, प्रोटोटाइप कहते ही इसको है कि भाई ये चीज़ है ऐसी मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, नक्शा जो हम बनाते हैं। यहाँ तक बात सही है जी? मैं थोड़ी सी इसकी एग्जीक्यूशन भी साथ कर देता हूँ, ऑल्दो कि आई एम फेयरली श्योर कि इस एग्जीक्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास प्रोग्राम है। सो दिस इज़ दी इंट मेन। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी एक जगह पे डाली हुई है। ये CPP की फाइल भी मैं शेयर कर लूँगा, लेकिन अगेन कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे हाथ से लिखा है, किधर गया ये, जैसे हमने यहाँ पे हाथ से लिखा है ना, इस तरीके से आप खुद टाइप करके इसको करें। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। बहरहाल ये आपके पास फंक्शन है। मेन को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक नज़र बता देता हूँ। तो बेसिक तो जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो दिस इज़ योर हेलो वर्ल्ड। इसमें दो पोर्शन चल रहे हैं, एक चल रहा है आपकी कंपाइलेशन का और एंड के बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज़ दी एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, रन टाइम है। ये आपके पास कंपाइल टाइम है, यहाँ तक इधर तक ये कंपाइल टाइम है। कंपाइल हो गया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई। एंड दिस इज़ दी एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, जब आपने एक्चुअली एग्जीक्यूट किया तो कंसोल के ऊपर आपको चीज़ लिखी हुई है। यहाँ तक सही है जी। इसके बाद आपके पास फंक्शन का टेस्ट है, तो हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, उसको हमने एक आर्ग्यूमेंट भिजवाया 5, और ये फंक्शन ऊपर यहाँ पे कहीं पे डिफाइन होना चाहिए, नहीं है चूंकि ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोटोटाइप, और ये फंक्शन खुद जो है कहाँ पे है, ये बना हुआ है आखिर में मेन के बाद। ठीक है जी, यहाँ पे मेन खत्म हो रहा है और मेन के ख़त्म होने के बाद ये फंक्शन जो है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, ओके सही। तो फंक्शन की वैल्यू वगैरह वगैरह इस किस्म के अंदर आप और कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सीन अभी फिलहाल मैंने नहीं किया। वेरिएबल्स का टेस्ट है, तो वेरिएबल्स के टेस्ट की भी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें वही एसेंशियल कोड है जो कि हम पहले देख चुके हैं। दिस इज़ दैट लिमिट ऑफ दी इंट। अगर इससे बड़ी वैल्यू आप डालने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पहले देख चुके हैं इसको, आप वो भी कर सकते हैं। यू कैन पुट दैट वैल्यू इन अ लॉन्ग। इस तरीके से लॉन्ग की अपर लिमिट है। फ्लोट की वैल्यू, दिस इज़ दी अपर लिमिट ऑफ फ्लोट। अगर इस फ्लोट से बड़ी वैल्यू आपको चाहिए तो देन यू कैन क्रिएट अनदर वेरिएबल विद द डाटा टाइप ऑफ डबल। और 4 है तो हमारे पास टाइम खत्म है। 4 को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कर लेते हैं। कोई सवाल हो तो पूछेंगे जी। रन टाइम का ये होगा, सॉरी, रन टाइम का ये होगा कि जब आपके पास कंपाइलेशन हो गई, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट की जाएगी तो एग्जीक्यूशन इस तरीके से स्टार्ट की जाएगी कि आएगा वो सबसे पहले इधर मेन के ऊपर। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों को नहीं देखेगा, वो ऊपर के जो काम थे वो हो चुके हैं। वो आएगा मेन के ऊपर और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। फ्लोट s = स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट ऑल्दो के हमारे ख्याल में अभी तक इसकी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन कंपाइलेशन के टाइम पे आपके कंपाइलर ने पहले से ऐसी सिचुएशन बना दी होती है कि रन टाइम पे उसको स्क्वायर रूट खुद ही मिल जाएगा। अगेन ये आप लोग आगे जाके तफसील से देख लेंगे कि उसको कैसे पता चलता है कि भाई स्क्वायर रूट नामी फंक्शन मौजूद है। अभी तक तो नज़र नहीं आया उसको। ठीक है, वो कंपाइलर ने पहले से उसके लिए जगह रखी होती है कि भाई स्क्वायर रूट उस जगह पे है, फ्ला फंक्शन उस जगह पे है, फ्ला फंक्शन उस जगह पे है, तो आपके रन टाइम के ऊपर ये स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको मिलेगा। जी, मैं अभी डमी वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पूरी लॉजिक मैं नहीं लिखना चाहता था। बस पूरी लॉजिक आएगी यहाँ पे, स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर पूरी लॉजिक आएगी। अभी चूंकि वो सारी उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, इस वजह से। जी ठीक है जी।